अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने सरज़मीन पंजाब को तहोबाला करके रख दिया था और इस दौरान में ऐसे सनसनीखेज़ और इबरतनाक वाक़यात भी हुए कि जिनके ज़िक्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। वो साल भी इसी नौयत के वाक़यात का मंजरनामा था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। कांस्टेबल हक नवाज़ ने मेरे कमरे में आकर बताया कि खेतों में से एक जवान लड़की की लाश मिली है। किसके खेतों में? मैंने दरियाफ्त किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, हाजी मुबारक के खेतों में जनाब। मुबारक इसी इलाके का रिहायशी एक छोटा जमींदार था और इसकी ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, इस वाक़े की इत्तला किसने दी है? सिराजुद्दीन लाश के बारे में इत्तला देने थाने आया था, कांस्टेबल ने बताया। वो भी इसी कस्बे में रहता है। वो सुबह खेतों में से गुजरकर दरिया की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सैलाब ज़दा ज़मीन पर एक जवान लड़की को बेसुध पड़ा देखकर हैरान रह गया। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मज़कूरा लड़की के करीब चला गया और जब ही इस पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो लड़की ज़िंदगी की रौनक से खाली हो चुकी है, इसके बाद वो सीधा थाना चले आया था। कांस्टेबल हक नवाज़ ने एक ही सांस में लड़की की लाश और इत्तला कुनिंदा के बारे में तफसील बयान कर दी। तो मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, सिराजुद्दीन इस वक्त कहाँ है? वो तो चला गया जनाब, कांस्टेबल ने बताया। कमाल है, मैंने तेज़ नज़रों से कांस्टेबल को घूरा। मुझसे मिले बगैर वो कैसे चला गया? बात दरअसल ये है जनाब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, सिराज की बीवी ज़चगी के अमल से गुजरने वाली है। वो दरिया के इस पार एक दाई के पास जा रहा था। खेतों में पड़ी लड़की की लाश को देखकर वो मजबूर हो गया कि पहले इस वाक़े की थाने में इत्तला दे, इसके बाद दाई को बुलाने के लिए दरिया की दूसरी जानिब जाए। इसके जज्बे ने मुझे बेहद मुतासिर किया, लिहाजा मैंने इसे फ़ौरन जाने की इजाज़त दे दी। कांस्टेबल सांस दुरुस्त करने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, सिराजुद्दीन ने वादा किया है कि वो दाई को अपनी बीवी के पास छोड़कर दोबारा थाने आएगा। फिर हम उससे ज़रूरी पूछगछ कर सकते हैं। अभी क़यामत को आने में काफ़ी देर लगेगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क़यामत? उसने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, हक नवाज़, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जब तक इंसानियत से भरपूर कोई एक इंसान भी इस रूए ज़मीन पर बाकी है, क़यामत नहीं आ सकती। ये ठीक है कि अच्छे लोगों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, अभी इस दुनिया में ऐसे नेक दिल, हमदर्द और मेहरबान अफराद मौजूद हैं जिनके दम से इंसानियत का भरम कायम है, और सिराजुद्दीन भी इन्हीं में से एक है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, देखो, इस अल्लाह के बंदे की घरवाली बच्चे को जन्म देने वाली है। वो इस अमल को आसान और महफूज बनाने के लिए दरिया के उस पार से एक दाई को लेने जा रहा था, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इखलाकी फ़र्ज़ ने उसे रोक लिया। पहले उसने थाने में इत्तला दी, फिर अपने मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ा। दूसरों के काम आना ही इंसानियत की मेराज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हक नवाज़ तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं सिराज को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वाकई बड़ा बीबा बंदा है। मैंने पूछा, चौधरी फरीद कहाँ है? फरीद नामी ये कांस्टेबल मेरे थाने के अमले में शामिल था। इसका किसी चौधरी ख़ानदान से कभी कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं रहा था। इसके बावजूद भी इसके नाम के साथ चौधरी का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बात दरअसल ये थी कि कांस्टेबल फरीद को हर काम हर मामले में पेश रहने का बहुत शौक़ था। वो खुद को लीडर समझता था। इसके इसी चौधराना स्टाइल ने उसे चौधरी फरीद मशहूर कर दिया था। मजाक मजाक में जोड़ा जाने वाला ये लफ्ज़ अब इसके नाम का हिस्सा बन चुका था। हक नवाज़ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, फरीद तो इमदादी पार्टी के साथ गया हुआ है। इस साल सैलाब ने जिस तूफ़ानी अंदाज में तबाहकारी मचाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से हर इलाके के थाने को ये काम मौसूल हुए थे कि वो इमदादी पार्टियां तश्कील दें जो गिरदोनवा के इलाके का दौरा करेंगी और सैलाब ज़दागान की हर मुमकिन मदद और बहाली के लिए काम करेंगी। चुनांचे मैंने अपने थाने के अमले में से 3 अफराद की एक इमदादी पार्टी तरतीब दी थी, जिनकी क़यादत कांस्टेबल चौधरी फरीद के ज़िम्मे थी।
یہ لوگ علاقے کے افراد کے ساتھ مل کر فوری امدادی کاموں میں مصروف تھے، لہٰذا ان تینوں کا زیادہ تر وقت تھانے سے باہر ہی گزرتا تھا۔ فرید کے ساتھ دوسرے دو کانسٹیبل آفتاب اور منظور تھے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں فرید کو اپنے ہمراہ جائے وقوع پر لے جاؤں گا، مگر اس کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے حق نواز کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے سے اسے آگاہ بھی کر دیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ حاجی مبارک کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی بھی دریا میں طغیانی آ جائے اور اس کا پیمانہ چھلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی قطع اراضی ہی کو ہوتا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی فارمولہ بھی ہے۔ سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچھاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے سے لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی اراضی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ملی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں مذکورہ لاش کے قریب چلا گیا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین مجھے پہلی نظر ہی میں ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ اس کے بدن پر بظاہر ایسی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی جسے اس کی موت کا سبب جانا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود نصف درجن افراد سے باری باری اس مقتولہ لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق اسی گاؤں یعنی موضع چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسا جواب دیا اور وہ جواب یہ تھا کہ مقتولہ بد نصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز اور تشویشناک تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا اور کیوں؟ یہ تمام وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے تھے تاکہ اس اجنبی لڑکی کی پراسرار موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی، ایک خاص قسم کی تشویش نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بد نصیب کی موت طبعی ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے یہ اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصل صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ فی الوقت میں اس اجنبی لڑکی کی موت کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے مقتول لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ دراصل میں اپنے طور پر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں۔ چک جمال میں بسنے والے متعدد معتبر افراد نے جب مجھے یقین دلایا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے جلدی موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مذکورہ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جائے وقوع پر موجود افراد میں سے میں نے ضروری پوچھ گچھ کر لی تھی اور اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی ایسا اشارہ مل سکا جو اس لڑکی کی شناخت یا موت کے معاملے پر روشنی ڈال سکتا۔ حاجی مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے ہی کی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ نکتہ بھی میرے ذہن میں ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی مبہم بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ ساتھ جو دریا رواں دواں ہے نا،
اس نے اس سال کھڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہے۔ امڈ آنے والے سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر دی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطعات اراضی میں شمار ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا کر لے آیا ہے۔ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہو۔ لہٰذا میں نے سانس درست کرنے کے لیے توقف کیا اور پھر لمحاتی خاموشی کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بالائی جانب پائے جانے والے تمام گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت کی ماری ہوئی کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر خاندان سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو اور اسی قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو، پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہو اور یہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ آپ بہت ذہین پولیس آفیسر ہیں تھانے دار صاحب، حاجی مبارک نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے بڑے منطقی انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس میں ذہین ہونے سے زیادہ موقع شناسی اور معاملہ فہمی کو دخل ہے۔ بہرحال یہ سب تو کرنا میری ڈیوٹی ہے اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں نا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بالائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند فرمائیں گے۔ نہیں، میں نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں کوٹلی مراد سے پہلے کسی اور شے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اور شے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اور وہ شے ہے حاجی مبارک علی۔ کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ حاجی صاحب، میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی اور قطع اراضی کے مالک ہیں آپ؟ حاجی مبارک علی میری معلومات کے مطابق ایک چھوٹا زمیندار تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے۔ وہ اپنی حیرت اور الجھن کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، جناب، میرے پاس بس یہی 14 ایکڑ زمین ہے اور یہ ساری کی ساری زیر آب آ چکی ہے۔ میں نے دریا کی سمت انگلی اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا آج کل آپ کو خاصی فرصت ہوگی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کہہ تو بالکل درست رہے ہیں، وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، مگر یہ فرصت بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کے نقصان اور پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے زمینداری کا کام نہیں نکلتا آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ تو یہ آپ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے آپ، پھر کیا ارادہ ہے؟ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمات کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، وہ قدرے جوش بھرے لہجے میں بولا۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار جو آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا تھا وہ بابو کہلاتا تھا، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا وہ قابلیت اور اہلیت آج کل ایم اے پاس لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخ جغرافیے پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے حاجی مبارک علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں۔ میں اس مقتولہ لڑکی کا اتا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں کھانے کے بعد تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔
जाए वक़्वा की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने नामालूम लड़की की लाश पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी अस्पताल भिजवा दी थी। लिहाजा अब वहाँ मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं बचा था। इस बात ने सूरत हाल को काफ़ी हद तक उलझा कर रख दिया था कि मकतूला इस गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। लिहाजा इसकी शनाख्त और मालूमात के लिए मुझे ज़्यादा सरगर्मी दिखाने की ज़रूरत थी। मैं कांस्टेबल हक नवाज के हमरा वापस थाने की जानिब चल पड़ा। हम थाने से अभी चंद गज दूर ही थे कि सामने से एक शख्स तेज़ कदमों से चलते हुए हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं इस शख्स का सूरत आशना नहीं था, लिहाजा उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखने लगा। हक नवाज ने मेरी उलझन को फ़ौरन दूर कर दिया। मलिक साहब, ये तो सिराजुद्दीन है। हक नवाज सरसराती हुई आवाज़ में बोला। बड़ी तेज़ी में आ रहा है। इतनी देर में सिराजुद्दीन हमारे करीब पहुंच गया। सिराजुद्दीन ने मेरी जानिब देखते हुए खुशी से कहा, थानेदार साहब, सोने अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई सिराजुद्दीन। मैंने खुलूस दिल से कहा। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। ये समझो कि अल्लाह ने बेटी की शक्ल में तुम पर अपनी रहमत निछावर कर दी है। हक नवाज ने भी बाप बनने पर उसे मुबारकबाद दी। सिराजुद्दीन शायद बेटी की विलादत पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश था कि ये इसके घर में पैदा होने वाला पहला बच्चा था। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, सुबह इधर पिपली वाला जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं थाने में नहीं रुक सका। मैं अभी इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ पूछना हो आप पूछ लें। मैंने पूछा, सिराजुद्दीन, क्या तुम्हें दाई हनीफा अपने घर में मिल गई थी? इस सवाल पर सिराजुद्दीन ने चौंक कर मुझे देखा और इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी, वो अपने घर ही में मौजूद थी। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मेरी मालूमात के मुताबिक हनीफा बेहद मसरूफ़ दाई थी। इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। ताहम हालिया सैलाबी मामलात ने ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह उसके काम को भी बड़ी हद तक मुतासिर किया था। जब सिराजुद्दीन को वो बासानी घर पर मिल गई थी। बहरहाल इस मसरूफियत के दो बड़े सबब थे। नंबर 1, इस इलाके में और कोई ऐसी काबिल ज़िक्र दाई मौजूद नहीं थी। नंबर 2, वो अपने काम बल्कि फ़न में इस कदर माहिर थी कि लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे। मैंने वहीं खड़े खड़े 10 मिनट तक सिराजुद्दीन से पूछगछ की। इसने मेरे सवालात के जवाब सादा दिए और वो तमाम जवाबात मेरे किसी काम के भी नहीं थे। चक जमाल के दीगर अफराद की तरह वो भी नामालूम नौजवान लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आज सुबह जिंदगी में पहली मर्तबा उसको बल्कि उसकी लाश को देखा था। मैंने इसे पूछगछ के इख्तिताम पर मैंने वहीं खड़े खड़े 10 मिनट तक सिराजुद्दीन से पूछगछ की। उसने मेरे तमाम सवालात के माकूल और सादा जवाब दिए और वो तमाम जवाबात मेरे किसी काम के नहीं थे। चक जमाल के दीगर अफराद की तरह वो भी नामालूम नौजवान मुतवफ़्फ़ी लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आज सुबह ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसको बल्कि उसकी लाश को देखा था। मैंने इस पूछगछ के इख्तिताम पर उसे हिदायत की कि अगर मुतवफ़्फ़ी लड़की के हवाले से उसे कोई छोटी से छोटी बात भी पता चले तो वो फ़ौरन थाने में आकर मुझे इत्तला दे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मिनोन मेरी हिदायत पर अमल करेगा। मैंने कदरे तहकमान अंदाज में कहा, और जब थाने की तरफ चक्कर लगे तो खाली हाथ नहीं आना। जी जी, वो बड़ी तेज़ी से सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। आप फिक्र न करें जनाब, आपकी मिठाई तो मैं सबसे पहले पहुंचाऊंगा। भाई सिराजुद्दीन, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे मिठाई वाले इशारे को तुमने फ़ौरन समझ लिया। बस जनाब, बच्ची की इतनी खुशी है कि दिल चाहता है पूरे चक जमाल के लोगों को मिठाई खिलाऊं। वो जज्बात से मखलूब लहजे में बोला। मैंने तहे दिल से कहा, अल्लाह तुम्हारी बच्ची का नसीब अच्छा करे। फिर हम सिराजुद्दीन से अलग होकर थाने की तरफ कदम उठाने लगे और वो अपने घर की सिमत बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल हक नवाज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, मैं आपकी बात का कायल हो गया हूँ। कौन सी बात भई? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही जनाब कि क़यामत को आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन किस वजह से तुम कायल हुए हो ये तो बताओ। सिराजुद्दीन के घर में बच्ची पैदा हुई है, वो वजाहत करते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि क़यामत से कुछ अरसे पहले बच्चों की पैदाइश का अमल रुक जाएगा और जिस वक्त क़यामत बर्पा होगी रूए ज़मीन पर कोई भी मासूम छोटा बच्चा मौजूद नहीं होगा। हम इसी मौजू पर बात करते हुए थाने पहुंच गए। इस साल वक्त से पहले बारिशें शुरू हो गई थीं और मामूल से बढ़कर हुई थीं।
موسم برسات کا آغاز عموماً ساون کی آمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو جولائی کے وسط میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ساڑھ کے آخری دنوں ہی میں برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا، جو کہ اب تک ساون کے اختتام پر بھی جاری تھا۔ اسی بارش نے دریا کے سینے کو بھر کر امڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو سیلاب کی صورت اختیار کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک من مانیاں کرتا پھر رہا تھا۔ ہزاروں گھر اور کھیت کھلیان زیر آب آ گئے تھے۔ بعض علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگر اس سال کی سیلابی تباہ کاریوں کو رقم کیا جاتا تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ضخیم کتاب مرتب کی جا سکتی تھی۔ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں جو نامعلوم لڑکی کی لاش ملی تھی، وہ بھی اسی خرابے کا کارنامہ تھا۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے، اور اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس جھاجھوں برستی بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہو رہا تھا، ویسے ہی بارش کی تندی اور تیزی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف اور شفاف تھا۔ آسمان پر دور دور تک بادل کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کم و بیش نصف شب جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے، ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اگرچہ اس وقت دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ساون کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا ہے۔ اپنی رخصت کے وقت تو یہ اور بھی شدید اور غضبناک ہو جاتا ہے۔ میں نے خبردار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دیں تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سر نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا، کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کے بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاریاں ابھی باقی تھیں، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پون گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اس لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹہ کا وقت لگا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اس گاؤں کی بااثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم متوفی لڑکی کا سراغ لگانا اور اس کی کوشش کرنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا اور پریشانی الگ سے اٹھانی پڑتی۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس کے نمک خواروں نے فوراً مجھے اور حاجی مبارک کو ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش و زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی مزین اور شاندار ہو سکتی ہے، یہ میرے تصور میں نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔
अल्लाह ने अगर किसी शख्स को बेतहाशा दौलत के साथ ज़ौक़ जमाल और शौक़ आराइश भी दे रखा हो तो फिर खूबसूरती और दिलकशी के ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। थोड़ी ही देर के बाद चौधरी कादिर बख्श बनफ्से नफीस वहाँ मौजूद था। चौधरी से ये मेरी पहली मुलाकात थी। अलबत्ता हाजी मुबारक पहले भी कई बार चौधरी से शर्फ़ मुलाकात हासिल कर चुका था, लिहाजा हाजी पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में शनासाई की मखसूस चमक उभर आई। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था और मुझे यकीन था हमारी आमद की इत्तला देने वाले ने चौधरी को ज़रूर बताया होगा कि इस इलाके का थानेदार इससे मिलने आया है। कोटली मुराद नामी वो गांव मेरे थाने की हुदूद ही में आता था। चौधरी कादिर बख्श ने बड़े इत्तेफाक से हमारा इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब देखें ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं सोचता ही रहा और आपने पहल कर दी। मैंने मजाक के रंग में कहा, चौधरी साहब इसीलिए सियानों ने कहा है सोची पिया ते बंदा गया, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा सोच विचार की वो गया काम से। आपको इस थाने का चार्ज संभाले हुए 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन हमारी मुलाकात आज हो रही है। चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने कई मरतबा प्रोग्राम बनाया कि सलाम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। ये अच्छा हुआ कि आप खुद ही तशरीफ़ ले आए। चलो आपसे मुलाकात तो हो गई। चौधरी साहब शायद हमारी किस्मत में इत्तेफाकिया मुलाकात ही लिखी थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अंधोनाक वाक़े की तफ्तीश ने मुझे चक जमाल से यहाँ आने पर आपके पास मजबूर कर दिया है। अगर नामालूम लड़की की लाश चक जमाल के खेतों में पड़ी नहीं मिलती तो हो सकता है हमारी पहली मुलाकात में कुछ और ताख़ीर हो जाती। लाश, नामालूम लड़की। चौधरी कादिर बख्श के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। उसने चौंकते हुए मुझसे सवाल किया, क्या किसी लड़की का कत्ल शतल हो गया है? अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, कत्ल, खुदकुशी, हादसाती मौत कुछ भी हो सकता है। लड़की की शनाख्त का मसला हल हो जाए तो फिर इस सिलसिले में तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने में आसानी पैदा हो जाएगी। मैंने कल ही इस नामालूम मुतवफ़ी लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी को बताया, इस बात का मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि वो लड़की चक जमाल की रहने वाली नहीं थी। इसकी लाश हाजी साहब के खेतों में पड़ी हुई मिली है। मैंने अपने करीब बैठे हुए हाजी मुबारक की तरफ इशारा किया और कहा, इनकी ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई है और वहाँ से दरिया का किनारा भी टूटा हुआ है। अगलब इम्कान इस बात का है कि वो लाश दरिया के पानी में बहते हुए हाजी साहब के खेतों तक पहुँची है। चक जमाल से दरिया की आमद की रुख पर सफ़र किया जाए तो 3 मील के फासले पर आपका गांव कोटली मुराद पड़ता है। इसीलिए मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ आपके गांव से किया है। अगर वो लड़की यहाँ की रिहायशी भी साबित ना हुई तो फिर मैं उसका सुराग लगाने के लिए ज़रा और ऊपर जाऊँगा। मैं एक मरतबा फिर रुका और एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि मैं तो कल दोपहर ही में आपकी तरफ आने का इरादा रखता था, लेकिन मूसलाधार बारिश ने कोई पेश न चलने दी। मजबूरन इसके सामने मुझे हथियार फेंकने पड़े और आज इधर का रुख किया है। अब तो आप मेरी आमद की गर्ज़ व गायत को बखूबी समझ गए होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो बदनसीब लड़की कौन हो सकती है? चौधरी ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, यही जानने के लिए तो मैं चक जमाल से यहाँ आया हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अब तलाश और शनाख्त के सिलसिले में आप ही मेरी मदद करेंगे। वो एक मरतबा फिर गहरी सोच में डूब गया। चौधरी कादिर बख्श की उम्र 60 के करीब होगी, लेकिन वो अपनी सेहत और रख रखाव से 45 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता था। इसे इन लोगों में शुमार किया जा सकता था जो खुद को बहुत संभाल कर रखना जानते हैं। वाक़ियतन आज ही हमारी पहली मुलाकात थी। मैं इससे कबल चौधरी कादिर बख्श से कभी नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैंने पहले कहीं इसे देखा है। इसके चेहरे के खालो खत शनासा नज़र आते थे। बावजूद कोशिश के भी मैं ये बात न याद कर सका कि पहले मैंने इसे कब और कहाँ देखा होगा। मिलती जुलती शक्लों के लोग इस दुनिया में पाए तो जाते हैं। यह हो सकता था कि मैंने चौधरी की मुशाबहत रखने वाले किसी शख्स को कहीं देखा हो।
चौधरी चंद लम्हात की खामोशी के बाद गंभीर लहजे में बोला, मलिक साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं पता करता हूँ कि कोठी मुराद में बसने वाली कोई लड़की घर से गायब तो नहीं। आपको जिस बदनसीब लड़की की लाश मिली है, इसका ताल्लुक अगर मेरे गांव से है तो अभी मालूम हो जाएगा। वैसे अगर ऐसा कोई वाकया यहाँ पेश आया होता तो मुझे फौरन उसकी खबर हो जाती। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप लोग इत्मीनान से यहाँ बैठे, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहते हुए वो बैठक से निकल गया। हाजी मुबारक अली ने कहा, मलिक साहब, मुझे यकीन है कि वो अपने बंदों को हिदायत देने गया है ताकि वो इस बात का पता लगाएं कि जो लड़की मुर्दा हालत में हमें मिली है, इसका ताल्लुक कोटली मुराद से है या नहीं। अगर वो यही सब करने गया है तो मेरी नज़र में इससे बड़ा नेकी का और कोई काम नहीं हो सकता। मैंने हाजी मुबारक की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये चौधरी कादिर बख्श खासा माकूल इंसान लगता है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है हाजी साहब? आपकी तो चौधरी कादिर बख्श से ये पहली मुलाकात है। वो एक मायनाखेज नज़र से मुझे देखकर गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, लेकिन मैं इसके माजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने चौंक कर हाजी मुबारक की तरफ देखा और पूछा, आपकी ये बात के अंदाज से लगता है कि चौधरी के माजी में कोई पुरस्कार कहानी छुपी हुई है। हाँ, ऐसी ही बात है। उसने उस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, इस ऐसी ही बात की तफसीलात क्या हैं? हाजी मुबारक ने चंद लम्हा तक गहरी खामोश नज़रों से मुझे देखा, फिर एक बोझल सांस छोड़ते हुए चौधरी कादिर बख्श के बारे में बताने लगा। मलिक साहब, कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है, बंदा दीवाना होकर रह जाता है। चौधरी कादिर बख्श पर भी कभी जवानी आई थी और ये कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो गया था। इसकी आंखों पर जवानी और ताकत के नशे ने ऐसे पट्टी बांधी कि ये बुरे भले की तमीज़ खो बैठा। इसकी मज़मूम सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं। इस ज़माने में बड़े चौधरी साहब रहीम बख्श जिंदा थे। अल्लाह बख्शे, उन्होंने बेटे को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता था। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि चौधरी कादिर बख्श की दुनिया ही बदल गई। ये नामाकूल से मर्द माकूल बन गया। हाजी मुबारक अली की वजाहत खासी दिलचस्प और सनसनीखेज थी। वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछ लिया, ऐसा कौन सा वाक़या पेश आ गया था हाजी साहब? वो खंकार कर गला साफ करते हुए बोला, बड़े चौधरी साहब की ज़िंदगी में एक दरवेश बुजुर्ग कभी कभी कोठी मुराद का चक्कर लगाया करते थे और चौधरी रहीम बख्श से भी उनकी मुलाकात होती थी। कोई नहीं जानता था कि वो बुजुर्ग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को उनका असल नाम भी मालूम नहीं था। हर छोटा बड़ा इन्हें साईं जी कहकर पुकारता था। वो किसी से कुछ नहीं लेते थे, जिससे सामना होता बस उसके लिए दुआ कर देते। हाँ, साईं जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी और वो ये कि वो जिस शख्स के बारे में जो भी कहते थे वो बिलाखिर पूरा होकर रहता था। एक रोज़ चौधरी रहीम बख्श से साईं जी ने गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, कुदरत का कानून बड़ा अजीब है। इस दुनिया में ज़िंदगी का हर रंग, हर ढंग और हर अंदाज देखने को मिलता है। कहीं वली के घर में शैतान पैदा होता है और कहीं शैतान के घर में वली। इसके निज़ाम को समझना मुमकिन नहीं है। चौधरी रहीम बख्श साईं जी के इशारे को समझ गया। साईं जी ने इसके बेटे कादिर बख्श की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की थी, जो मिजाज, आदात और किरदार में अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। चौधरी रहीम बख्श ने धीमे लहजे में कहा, एक इंसान किसी दूसरे इंसान को समझा ही सकता है, सो इस सिलसिले में मैंने पूरी कोशिश की है और गाए बगाहे करता रहता हूँ। इसके साथ ही ये दुआ भी करता रहता हूँ कि अल्लाह इसे हिदायत दे। अल्लाह हिदायत ज़रूर देता है, लेकिन इस काम के लिए भी उसका अपना एक ख़ास तरीका है। साईं जी ने मायनाखेज अंदाज में कहा, सब ठीक हो जाएगा। साईं जी, चौधरी रहीम बख्श ने बड़ी आजिज़ी से कहा, आप जानते हैं, औलाद जब तक बच्चा होती है, वालिदैन इन्हें राह रास्त पर लाने के लिए हर हरबा बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि अगर ज़रूरत पेश आए तो इन्हें मारा पीटा भी जा सकता है। लेकिन जब यही औलाद जवान और ताकतवर हो जाती है तो वालिदैन एक लिहाज से इनके सामने बेबस और मजबूर होकर रह जाते हैं। वालिदैन मजबूर हो सकते हैं, लेकिन कुदरत नहीं। साईं जी ने अटल अंदाज में कहा, साईं जी, कादिर बख्श के लिए आप ही दुआ करें। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। साईं जी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। चौधरी रहीम बख्श ने तहे दिल से कहा और फिर वाकई सब कुछ ठीक हो गया।
हाजी मुबारक के आखिरी जुमले ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं पूछे बिना न रह सका, सब कुछ कैसे ठीक हो गया हाजी साहब? उसने एक बोझल सांस खारिज की और गहरी संजीदगी से बोला, दरवेश की पेशगोई के मुताबिक चंद रोज बाद चौधरी कादिर बख्श बीमार पड़ गया। बज़ाहिर उसे बुखार चढ़ा और हर गुजरते दिन के साथ वह कमजोर होता चला गया। डॉक्टरों हकीमों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का बुखार है जो किसी दवा दारू से टूटने का नाम ही नहीं लेता। हर जतन हर टोटका आजमाया गया, लेकिन इत्मीनान बख्श नताइज बरामद न हो सके। डॉक्टरों और हकीमों के इलाज के साथ साथ दुआ, मदद और पढ़ना पढ़ाना भी जारी था। खुसूसन कादिर बख्श के बीवी बच्चे इसकी बीमारी से बेहद परेशान थे। इसका बड़ा बेटा नादिर बख्श बाप की हालत देखता तो इसका दिल कटने लगता था जैसे कादिर बख्श हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। इसके बदन पर पकोले शख्स से गोश्त की एक बोटी नजर नहीं आती है। ये सब चल ही रहा था कि एक रोज कादिर बख्श का बुखार उतर गया। हाजी मुबारक चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ। 2-3 गहरी सांसें लेकर उसने अपने तनफ्फुस को हमवार किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, डॉक्टरों का दावा था कि इनके इलाज से छोटे चौधरी का बुखार उतरा है। दूसरी जानिब हकीमों का कहना था कि इनकी माजूनों ने कमाल दिखाया है। बहरहाल चौधरी कादिर बख्श का बुखार खत्म हुआ और वो बड़ी तेजी से रूबा सेहत होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर महीने 1.5 महीने में वो पहली वाली सेहत हासिल करने में कामयाब हो गया और इसी वक्त एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ। हाजी मुबारक ने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए बोला, चौधरी की जिस्मानी और जहनी सेहत तो बहाल हो गई, लेकिन उसका मान और गुरूर खाक में मिलकर रह गया। वो अपनी जिस ताकत के बलबूते पर गैर निसाबी सरगर्मियां जारी रखे हुए था, वो इसके वजूद में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रही थी। यूं महसूस हुआ जैसे इसकी उमंग और तरंग का फ्यूज उड़ गया हो, जैसे लाइट चले जाने से गहरी तारीकी छा गई हो। चौधरी के वजूद में फैले हुए सन्नाटे और तारीकी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को नज़रअंदाज कर सिर्फ हकीमों की खिदमत हासिल की गईं, लेकिन उनके सारे तजर्बे महरूम हो गए। वो शाख हरी भरी न हो सकी जिस पर कभी बुलबुल चहका करता था। साईं जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई अल्लाह का हिदायत देने का अपना एक मखसूस अंदाज है। वो किसी एक शख्स को हिदायत फरमाकर उस जैसे बहुत सौ के लिए दर्स इबरत का बंदोबस्त कर दिया करता है। हाजी मुबारक ने यहाँ तक बताने के बाद थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, वो दिन और आज का दिन हाजी कादिर बख्श अपनी महरूमी के साथ जिंदा है और देखने में यही आया है कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी माकूलियत में इजाफा ही हो रहा है। आपको सुधरे हुए कादिर बख्श को देखने का इत्तेफाक हुआ है। चौधरी रहीम बख्श का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका है। अब कादिर बख्श ही कोटरी मुराद का बड़ा चौधरी है। इसका बड़ा बेटा नादिर बख्श छोटा चौधरी कहलाता है और सुनने में आया कि नादिर बख्श अपने बाप की तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहा है। रब खैर करे मलिक साहब। रब तो हमेशा खैर ही करता है हाजी साहब। मैंने उसकी बात सुनने के बाद कहा, यह बंदा ही बड़ा जालिम है जो दूसरों पर जुल्म करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और खुद पर भी जुल्म करने से नहीं चूकता। हाजी मुबारक अली ने गंभीर लहजे में कहा, अल्लाह चौधरी नादिर अली को हिदायत दे। मैंने कदर तलखी से कहा, अगर छोटे चौधरी ने अपनी रविश जारी रखी तो अल्लाह उसको भी कोई इबरतनाक हिदायत ही देगा। पता नहीं इंसान की अकल कहाँ घास चरने चली जाती है। बाप का हसरतनाक अंजाम उसके सामने है, इसके बावजूद भी वो होश के नाखून नहीं ले रहा। वैसे एक बात है हाजी साहब। मैंने रुककर मुबारक अली की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, कौन सी बात मलिक साहब? हाजी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप रहायशी तो चक जमाल के हैं, लेकिन कोटरी मुराद के चौधरियों की हिस्ट्री आपको ज़बानी याद है। वो खिसियाट भरे अंदाज में बोला, वो जी, बात दरअसल ये है कि जब हिस्ट्री दिलचस्प और मसालेदार हो तो उसे याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद अजबर हो जाती है। चौधरी कादिर बख्श का मामला भी कुछ इसी नौइयत का है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हाजी साहब। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर चौधरी कादिर बख्श बैठक में दाखिल हुआ। इसके अकब में 2 मुलाजिम सूरत अफराद भी नजर आ रहे थे, जिनमें से एक ने ढकी हुई खासी बड़ी ट्रे उठा रखी थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि कपड़े से ढकी मज़कूरा ट्रे में खातिरदारी के लवाजमात होंगे। मैं दिलचस्प नज़रों से चौधरी कादिर बख्श और उसके मुलाजमीन की कार्रवाई का जायजा लेने लगा। एक मुलाजिम ने
कोने में पड़ी हुई बड़ी सी चौबी मेज उठाकर हमारे सामने सजा दी। दूसरे ने अपने हाथों से उठाई हुई ट्रे को मस्कूरा मेज पर रख दिया। फिर वो दोनों सवालिया नजरों से अपने आका को देखने लगे। चौधरी ने निगाह ही निगाह में उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया। जब वो वहां से चले गए तो चौधरी कादिर बख्श ने ट्रे से कपड़ा हटाया और बोला, मलिक साहब बिस्मिल्लाह करें। मैंने ट्रे में मौजूद लिबासमात का तनकीदी जायजा लिया। एक बड़ी सी प्लेट के अंदर कटे हुए आम रखे थे, जिनकी खुशबू ही से अंदाजा हो जाता था कि वो आमों की किस नस्ल और किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आमों की एक बड़ी मिकदार के अलावा एक कटोरे में पकी हुई जामुनें भरी हुई थीं। तीसरा आइटम कच्ची नमकीन लस्सी से भरा हुआ एक जग था। जग के साथ 2 किंग साइज पीतल के गिलास भी रखे हुए थे। मौसम की मुनासबत से ये एक खूबसूरत रिसेप्शन था। मैंने जायजा मुकम्मल करने के बाद चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखा और कहा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी चौधरी साहब? आप भी कमाल करते हैं मलिक साहब, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। आप पहली मर्तबा मेरे करीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से चले जाएं? ये तो इब्तिदाई तवाज़ो है। आप बिस्मिल्लाह करें। मैंने दोपहर के खाने के लिए भी खुसूसी अहकामात दे दिए हैं। आज आप मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, मैंने जल्दी से कहा, मेहमान नवाजी के लिए आपको और भी मौके मिलते रहेंगे। शायद भूल रहे हैं आप कि मैं यहाँ आपके पास एक बहुत ज़रूरी और हंगामी नौयत के काम से आया हूँ। मैं आपके जाने के बाद यही समझ रहा था कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं मलिक साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, मैं आपकी आमद के मकसद को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैंने अपने बंदों को काम पर लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कोठी मुराद की कोई जवान लड़की अपने घर से गायब है या नहीं। आप खैर से बिस्मिल्लाह करें जनाब। और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। कुदरत का हर निज़ाम बड़ा ही मुकम्मल और जामे है। वो मौसम और जोग्राफियाई हालात के मुताबिक फल और सब्जियां पैदा करती है। मौसम गर्मा में हिद्दत और हरारत के तोड़ के लिए तमाम सब्जियां और फल गर्म तासीर वाले पैदा होते हैं। इसी तरह मौसम सरमा में पैदा होने वाली सब्जियां और फल ठंडी तासीर के होते हैं। लोहा लोहे को काटता है के उसूल के मुताबिक ये सब्जियां और फल इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। जिस तरह कुदरत एक दूसरे का तोड़ पैदा करती है, वैसे ही मेल भी पैदा करती है। अगर गर्मियों के मौसम में मलेरिया फैलाने के लिए मच्छर नमूदार होता है तो इससे पहले ही मिठा मार्केट में आ जाता है। बाकायदगी से मिठे चूसने वालों को मलेरिया होता है और न ही टाइफाइड। हैजा फैलाने वाली मक्खी का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीमू और प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। आम के जोश, हिद्दत और तुंदी को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ साथ जामन भी आ जाती है, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि इनमें से एक वक्त में सिर्फ एक तोड़ का इस्तेमाल किया जाए। यह आम मेरे ज़ाती बागात की सौगात हैं, चौधरी कादिर बख्श ने फखरिया लहजे में बताया। दशहरी आम मुझे बेहद पसंद हैं। वो क्या कहते हैं जनाब कि दाने दाने पर मोहर लगी होती है। आमों का मौसम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आपका नसीब खींच कर ले आया है। लिहाजा उसने मायने खेज अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर बोला, लिहाजा किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं चलेगा मलिक साहब। हमने खूब सैर होकर आम खाए। हमने आमों से इंसाफ करने के तमाम तर तकाजे निभा दिए थे। इस दावत आम से फारिग हुए ही थे कि पता चला चौधरी कादिर बख्श ने जिन बंदों को काम से दौड़ाया था वो वापस आ गए हैं और अपने साथ एक बूढ़ी औरत को भी पकड़ कर लाए हैं। इतलात लेकर आने वाले शख्स का नाम मेराजुद्दीन उर्फ माजू था। माजू? किस माई को पकड़ लाए हो? चौधरी ने इतला को निंदा से पूछा। चौधरी साहब, वो अल्लाह रखी है ना, खुशिया अंधे की बीवी। माजू ने बाअदब बामुलाहिजा होकर चौधरी को बताया, खुशियाँ तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। हम अल्लाह रखी को हवेली में ले आए हैं। इसकी बेटी छीमो के बारे में पता चला कि वो 2 दिन से गायब है। हो सकता है कि वो लड़की छीमो ही हो जिसकी लाश उधर चक जमाल के खेतों में पड़ी मिली है। चौधरी कादिर बख्श ने अपने बंदों को रवाना करने से पहले इस मामले के हवाले से काफ़ी तफसील से बता दिया था। उसने तहकमाना अंदाज में माचू से कहा, अल्लाह रखी को इधर लेकर आओ। फिर वो हमारी जानिब देखते हुए उलझनज़दा अंदाज में बुड़बुड़ाया, अगर अल्लाह रखी की बेटी छीमो 2 दिन से गायब है तो इसने इस बात को छुपा कर क्यों रखा है? मैंने महसूस किया कि अल्लाह रखी और छीमो का जिक्र सुनकर चौधरी कादिर बख्श कुछ परेशान सा हो गया था।
ताहम मैं ये अंदाज़ा लगाने से कासिर रहा कि इसकी परेशानी का सबब और नौइयत क्या है। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि वो चूँकि कोट्टी मुराद का चौधरी है, इसलिए इसके गांव की एक लड़की की गुमशुदगी ने इसे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह रखी बैठक में दाखिल हुई और मैं चौधरी के इशारे पर एक तरफ जाकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बड़ी चुप चुप और उदास सी थी। मैंने गहरी नज़रों से अल्लाह रखी का जायज़ा लिया। वो कहीं से भी मुझे बूढ़ी माई नजर न आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। ताहम उदासी और गमज़दगी की कैफियत ने उसकी उम्र में 5-6 साल का इजाफा ज़रूर कर दिया था। मुझे ये समझने में भी कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो जवानी में बड़ी हसीन और दिलकश रही होगी। अल्लाह रखी से इब्तिदाई पूछताछ चौधरी कादिर बख्श ने ही की। चीमो 2 दिन से गायब है और तुम मुंह में घुनघुनियाँ डाले बैठी हुई हो अल्लाह रखी। वो नजरें झुकाए गहरी संजीदगी से बोली। चौधरी साहब, मुझे क्या पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो जाएगी। वो तो अभी अभी माजून है। वो बोलते बोलते रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? चौधरी ने कतरे सख्त लहजे में कहा। क्या चीमो पिछले 2 दिन से घर में नहीं थी? मुझे बाद में मालूम हुआ कि चीमो का असल नाम शमीम बीबी था। अल्लाह रखी ने बदस्तूर निगाह झुकाए हुए जवाब दिया। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं इस साल सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। हमारे घर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 कमरों की तो दीवारें ही बैठ गई हैं। सहन में भी पानी भरा हुआ है। सिर्फ एक कमरा सलामत बचा है जिसमें हम मियाँ बीवी ने डेरा जमाया हुआ है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी विपदा को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी। 2 दिन पहले सखी हमारे घर आया था। पता चला कि सखी अल्लाह रखी के देवर का नाम था। उसने हमारे घर की हालत देखी तो कहने लगा, तुम सब लोग हमारे घर चलो। सखी का घर कदरे बुलंदी पर वाक़े है और सैलाब के रेलों ने इसे बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। मैं और चीमो तो तैयार थी, लेकिन खुशियाँ अड़ गया। कहने लगा, ये वक्ती परेशानी है, कुछ दिनों के बाद दूर हो जाएगी। चौधरी साहब, आपको तो पता है दोनों भाइयों में ज़्यादा नहीं बनती। वो एक बार फिर रुकी और एक गहरी सांस खारिज की और बोली। जब खुशियाँ ने सखी के घर जाने से साफ इनकार कर दिया तो वो जिद करके चीमो को अपने साथ ले गया। सखी की 2 बेटियां रिजवाना और सुल्ताना चीमो की उम्र ही की हैं और इनके साथ चीमो की अच्छी बनती है। मैंने ये सोचकर उसे जाने की इजाज़त दे दी कि चलो 2-3 दिन वो इनके पास गुजारेगी। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि चीमो अपने चाचा के घर में है। ये बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। ये तो जब मांझू ने बताया कि इधर चक जमाल में किसी अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली है और एक थानेदार तफ्तीश करते हुए हमारे गांव आया है तो मुझे परेशानी हुई। चौधरी कादिर बख्श ने अल्लाह रखी की बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरा तारुफ करा दिया। ये मलिक सफदर हयात साहब हैं, इस इलाके के थाना इंचार्ज। यही इन सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अल्लाह रखी ने निगाह उठाकर दुस्तीजा नज़र से मुझे देखा और एक मरतबा फिर गर्दन झुका ली। चौधरी कादिर बख्श ने चूंकि मेरा तारुफ करा दिया था, इसलिए मैं फौरन डायरेक्ट हो गया। मैंने अपने सामने बैठी हुई अधेड़ उम्र अफसरदा औरत को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह रखी, जब तुम्हें मांझू की ज़बानी पता चला कि चक जमाल में किसी लड़की की लाश मिली है और मैं इसी लड़की का सुराग लगाने वहाँ से कोटली मुराद पहुँचा हूँ, तो तुमने क्या किया? चीमो का बाप तो अपनी आंखों से मजबूर है, वो गुलगीर आवाज़ में बताने लगी। इसकी बिनाई इतनी कमज़ोर हो गई है कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता। लोगों ने तो उसे अंधा खुशियाँ कहना शुरू कर दिया है। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुई, फिर इसी गमज़दा लहजे में इजाफा करते हुए बोली, मैंने खुशिया को घर में छोड़ा और सीधी मांझू के साथ सखी के घर पहुंच गई और वहां से मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। सखी तो इस वक्त घर में मौजूद था नहीं, लेकिन इसकी बीवी और दोनों बेटियों ने मुझे बताया कि चीमो जिस सुबह वहाँ गई थी, इसी शाम वापस आ गई थी। उसने रिजवाना और सुल्ताना से कहा था कि उसका दिल नहीं लग रहा, लिहाजा वो वापस अपने घर जा रही है। वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि चीमो अपने घर में है और हम मियाँ बीवी का यह ख्याल था कि चीमो अपने चाचा के घर में है। वो से इसकी मुराद जाहिर है वही लड़की थी जिसकी लाश कल सुबह हमें हाजी मुबारक अली के खेतों से मिली थी। मैंने वाक़ियात और शवाहिद का जायज़ा लिया तो समझ में ये आया कि 9 अगस्त की सुबह चीमो अपने घर से चचा सखी के घर पहुंची। फिर इसी शाम वो वापस अपने घर आने के लिए चचा के घर से निकली, लेकिन अल्लाह रखी के मुताबिक वो घर नहीं पहुंची। वो दोनों मियाँ बीवी यही समझते रहे कि चीमो सखी के घर में है और सखी वगैरह इस बात पर मुतमईन रहे कि लड़की वापस अपने घर चली गई है।
इसका वाज़ेह मतलब यही था कि चीमों के साथ जो भी वाकया पेश आया था वो 9 अगस्त की शाम या रात को पेश आया था, क्योंकि अगली सुबह यानी 10 अगस्त को हमें मुबारक अली के खेतों में से एक अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली थी। मैंने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने से पहले एक बात की तस्दीक कर लेना ज़रूरी जाना। अल्लाह रखी, मैंने चीमों की माँ को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दुआ कबूल हो सकेगी। मुझे जिस लड़की की लाश चक जमाल के खेतों से मिली है, मैं इसका हुलिया बयान करता हूँ। तुम तवज्जो से मेरी बात सुनो और बताओ कि वो तुम्हारी बेटी चीमों पर कितने फीसद फिट बैठता है। इसके बाद मैंने अपनी याददाश्त को काम में लाते हुए बोलना शुरू किया। उम्र 19 और 20 के दरमियान, जिस्म दुबला पतला, रंग गंदुमी, दराज कद, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, चेहरे के नक्शो निगार इंतहाई पुरकशिश और दिलकश, नाक पर बाएं तरफ मसूर के दाने के बराबर एक तिल। और ये तो हूबहू चीमों का हुलिया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही चौधरी कादिर बख्श बोल उठा। फिर इज़्तिरारी लहजे में अल्लाह रखी से पूछा, है ना अल्लाह रखी? अल्लाह रखी ने जवाब देने के बजाय रोना शुरू कर दिया। बैठक की फजा यकलख्त मातमी हो गई। अल्लाह रखी के मातमी रद्द अमल से ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि हाजी मुबारक अली के खेतों में से गुज़िश्ता सुबह हमें जिस अजनबी लड़की की लाश मिली थी वो शमीम उर्फ चीमो थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए चौधरी कादिर बख्श से कहा, चौधरी साहब, कोटली मुराद कोई बहुत बड़ा गांव तो नहीं है। एक ही गांव में रहते हुए ऐसी बदखबरी। सखियत कंपनी समझते रहे चीमो अपने घर वापस चली गई है और चीमो के वालिदैन मुतमईन रहे कि वो अपने चचा के घर में बड़े मज़े से रह रही है। ये सारी खराबी सैलाब की वजह से पैदा हुई है मलिक साहब। चौधरी कादिर बख्श अपनी दानिश में वजाहत करते हुए बोला, सैलाब के पानी ने जो अफरा तफरी मचाई है उसने हर बंदे की मत मार दी है। कुदरती आफात के नतीजे में इस नौइयत के सनसनी खेज वाक़यात तो रूनुमा होते ही रहते हैं जनाब। मुझे चौधरी की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक था। ज़लज़ला हो या तूफ़ान हो या सैलाब, जब ये कुदरती आफात नाजिल होती हैं तो बड़े होलनाक और इबरत अंगेज़ वाक़यात जन्म लेते हैं। मुझे यकीन हो गया कि 9 अगस्त की शाम चीमों के साथ कोई ऐसा ख़तरनाक सानेहा पेश आया था जिसके नतीजे में वो बदनसीब लड़की मुर्दा हालत में चक जमाल जा पहुंची थी और मुझे इसी सानेहे का पता लगाना था। इस बात के इम्कानात 50-50 थे कि चीमो किसी इत्तफाकी हादसे का शिकार हुई थी या इसे इस जानलेवा हादसे का शिकार बनाया गया था। मुझे उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देगी। मैंने खकार कर गला साफ किया और चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब, अल्लाह रखी तो हर सूरत में मेरे साथ चक जमाल जाएगी ताकि इस नामालूम लड़की की लाश को देखकर उसके चीमो होने की तस्दीक कर सके। लेकिन मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, लेकिन कोटली मुराद से रवाना होने से पहले मैं सखी और उसके घर वालों से भी मुकम्मल बयानात लेना चाहता हूँ। ज़रा पता तो चले वो लोग इस सिलसिले में क्या कहते हैं। आपको इन लोगों से पूछताछ करने के लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं सखी मोहम्मद और उसके घर वालों को इधर हवेली ही में बुला लेता हूँ। चौधरी का आइडिया मुझे पसंद आया, लिहाजा मैंने इससे इत्तफाक कर लिया। आइंदा 1-1.5 घंटे तक मैं सखी मोहम्मद और उसकी बीवी शबाना और दोनों बेटियों रिजवाना और सुल्ताना का इंटरव्यू करता रहा। मैंने इनसे मुख्तलिफ ज़ावियों से घुमा फिरा कर दर्जनों सवालात किए, लेकिन कोई भी नई या अहम बात सामने ना आ सकी। इन तमाम लोगों के बयानात का लुब्बे लुबाब यही था कि 9 अगस्त की शाम जब चीमो अपने घर वापस चली गई तो वो मुतमईन हो गए। उन्होंने ये तस्दीक करना ज़रूरी नहीं समझा कि आया वो अपने घर पहुंची है या नहीं। इनके नज़दीक कोई ख़ास या अहम बात नहीं थी ये, क्योंकि एक ही गांव में रहते हुए वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। लिहाजा सखी मोहम्मद और उसके घर वाले भी इस हवाले से मुतमईन बैठे थे। ये सारी तफ्तीशी कार्रवाई चूँकि चौधरी कादिर बख्श की बैठक में हो रही थी और वो बनफ्से नफीस वहाँ मौजूद था, इसलिए एक वक्फे के दौरान में मैंने उससे कहा, चौधरी साहब, अल्लाह रखी और दीगर लोगों से मैंने जो कुछ पूछना था वो पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि इन्हें बाहर भेज दें ताकि हम आपस में चंद अहम अमूर पर गुफ्तगू कर सकें। उसने फ़ौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। जब बैठक में सिर्फ हम तीनों रह गए तो मैंने चौधरी से पूछा, आप क्या कहते हैं जनाब इस मामले में? मलिक साहब, हालात और वाक़यात की रोशनी में तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि चीमो इस शाम अपने चाचा के घर से निकली और अपने घर आने के बजाय दरिया की सिमत निकल गई। आप जानते हैं
آج کل یہ دریا کتنا وحشی اور خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے کنارے جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور کناروں کے جو حصے سلامت ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ممکن ہے کہ چیمو ایسے ہی کنارے کے کسی حصے کو سلامت سمجھ کر اس پر جا کھڑی ہوئی ہو اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کب وہ کنارے کی مٹی کے ساتھ چیختے چنگھاڑتے دریا میں پہنچ گئی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو اختتام دیتے ہوئے بولا، کوٹلی مراد اور چک جمال میں کم سے کم 3 میل کا فاصلہ حائل ہے۔ چیمو بیچاری کو تیرنا ویرنا تو آتا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کب موت کے منہ میں چلی گئی اور اس کی لاش دریا کے پانی کے ساتھ آپ کے علاقے میں جا پہنچی۔ چودھری صاحب، اس کے خاموش ہونے پر میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے حالات و واقعات کا جو تجزیہ فرمایا ہے اس میں چند ایک باتوں پر مجھے سخت اعتراض ہے، جن میں سر فہرست تو یہی ہے کہ چیمو مزے سے ٹہلتے ہوئے دریا کے کنارے پر پہنچی ہوگی۔ اس خونی دریا نے پچھلے چند دنوں میں جو تباہ کاری مچائی ہے اس کے پیش نظر کوئی لڑکی اس کے ہولناک نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادھر کا رخ نہیں کر سکتی، اور وہ بھی شام کے وقت۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے جائے وقوع پر اس کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دریا کے پانی میں ڈوب کر نہیں مری۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں چودھری صاحب، ڈوب کر مرنے والے افراد کی لاش کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس نوعیت کی موت میں مردے کے جسم میں پانی کی وافر مقدار بھر جاتی ہے، جس کے سبب اس کا پھول جانا ایک لازمی امر ہے۔ ازیں علاوہ اس کی جلد کے رنگ میں بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی لاش کی حالت تو یہ بتاتی ہے کہ وہ دریا کے پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چک جمال کے کھیتوں میں پہنچی ہے، لیکن یہ کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے واقع ہوئی ہے۔ اب ایک ہی کبھی امکان باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے بڑے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا اور انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اور وہ یہ کہ اس لڑکی یعنی چیمو کی لاش کو دریا برد کیا گیا ہو اور وہ لاش پانی کے ساتھ ساتھ تیرتے ہوئے کوٹلی مراد سے چک جمال جا پہنچی ہو، اور اس صورت میں یہ سوچنا لازم ہو جاتا ہے کہ چیمو طبعی موت نہیں مری بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر مردہ حالت میں دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا چودھری صاحب؟ اس نے گمبھیر انداز میں کہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تھانے دار بھی ہوں، لہٰذا شک کو میرے سوچنے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسی شک کی بنا پر میں یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں کہ چیمو کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دریا میں پھینکا گیا تھا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ دریا میں اتری، یعنی اس کا بدن دریا میں اترا، تو وہ زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ خیر، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، بس آج شام تک کی بات ہے۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ شام سے پہلے پہلے کسی وقت مجھے موصول ہو جائے گی، پھر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور میری دلی خواہش ہے کہ اگر واقعی چیمو کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے قاتل کو جلد سے جلد گرفتار کریں۔ آپ بتائیں اس سلسلے میں میں آپ سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، فی الحال آپ صرف اتنا تعاون کریں کہ ہمارے تھانے پہنچنے کا بندوبست کر دیں۔ ہم دونوں سائیکلوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے، لیکن واپسی میں اللہ رکھی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، لہٰذا کسی ٹانگے وغیرہ کا انتظام ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ حویلی میں میرے ذاتی استعمال کا ٹانگا موجود ہے، چودھری قادر بخش نے بتایا۔ آپ لوگ اس ٹانگے میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں، لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے جناب۔ جی فرمائیں چودھری صاحب۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے، وہ خلوص بھرے لہجے میں بولا۔ میں آپ کو کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ کھانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں چودھری قادر بخش کی پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا نہ سکا اور اس کی فرمائش پوری کر دی۔ وہ ایک سجا سجایا ٹانگا تھا۔ ظاہر ہے چودھری قادر بخش کی ذاتی سواری کی سجاوٹ تو لازمی بات تھی۔ واپسی کے سفر میں سخی محمد بھی ضد کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ مقتولہ چیمو کا سگا چاچا تھا، لہٰذا میں اسے روک نہ سکا۔ پھر یہ کہ چیمو اس کے گھر سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی تھی، میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر اس سے مزید پوچھ گچھ ضرور کروں گا۔ ٹانگے کی اگلی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر اللہ رکی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ حاجی مبارک علی اپنی سائیکل پر تھا، جبکہ میری سائیکل سخی محمد نے سنبھال لی تھی۔
कोचवान सिद्दीक बड़ी महारत से दरिया के कच्चे किनारे के साथ टांगे को आगे बढ़ा रहा था। हवेली में पूछगछ के दौरान जब इस बात की तस्दीक हो गई कि नामालूम मकतूला लड़की छीमो ही है, तो अल्लाह रखी ने जोरों शोर से रोना शुरू कर दिया था। लिहाजा मुझे चौधरी से कहकर उसे बैठक से बाहर भिजवाना पड़ा था। अब वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। इसका मतलब यही था कि वो अपने रोने का कोटा पूरा कर चुकी है, या अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो बेटी की लाश को देकर रो लेगी, क्योंकि अभी तो ज़बानी करामी तस्दीक हुई थी। अल्लाह रखी का छीमो की लाश को अपनी आंखों से देखना बाकी था। अल्लाह रखी मेरे बिल्कुल अकब में नहीं बैठी थी, बल्कि वो टांगे की पिछली नशिस्त के एक कोने में टिकी हुई थी। हम दोनों की पोजीशन ऐसे जाविये की थी कि मैं गर्दन मोड़कर बआसानी उससे गुफ्तगू कर सकता था। मैंने खकार कर गला साफ किया, फिर अल्लाह रखी की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में इस्तफसार किया, शाही सवारी में बैठकर सफर करना कैसा लग रहा है? ये एक गैर मुतालिक सवाल था। उसने चौंक कर मुझे देखा और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, अगर इंसान के दिल में सुकून हो तो पैदल चलना भी हवाई घोड़े की सवारी लगता है थानेदार साहब। मगर इस वक्त चौधरी साहब का यह आरामदेह टांगा मुझे कांटों भरा बिस्तर महसूस हो रहा है। मेरे दिल की हालत का शायद आपको अंदाजा नहीं है। अच्छी तरह अंदाजा है अल्लाह रखी, मैंने हमदर्दी से कहा। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो चादर के पल्लू से आंखों के नम गोशों को पोंछने के बाद गुलूगीर आवाज में बोली, मुझे यकीन आ गया कि आप मेरी कैफियत को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमदर्दी और खुलूस के दो बोल एक इंसान को दूसरे इंसान के कितना करीब ले जाते हैं, इस बात का अंदाजा अमली तजुर्बे से गुजरने के बाद ही लगाया जा सकता है। मैंने महसूस किया कि अल्लाह रखी मुझ पर भरोसा करने लगी है। मैंने अल्लाह रखी से पूछा, सच सच बताओ, ये तुम्हारा देवर कैसा बंदा है? आप सखी मोहम्मद की बात कर रहे हैं ना? क्या तुम्हारा एक से ज्यादा देवर है? नहीं, वो उलझन ज़दा लहजे में बोली, बस यही एक देवर है। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। मैं इस सखी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है कि आप सखी मोहम्मद के बारे में पूछ रहे हैं ना? इसके जहन की हालत अच्छी नहीं थी। मैंने बड़ी रसान से कहा, हाँ अल्लाह रखी, मैं इसी सखी मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एक साइकिल पर सवार होकर हमारे टांगे के पीछे पीछे आ रहा है। मैंने सांस लेने की गर्ज से थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए पूछा, तुम्हारी निगाह में ये सखी मोहम्मद कैसा बंदा है? बस ठीक ही है जनाब, उसने गोलमोल जवाब दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि छीमो 2 दिन पहले शाम में सखी मोहम्मद के घर से निकली थी और फिर अपने घर पहुंचने के बजाय इसकी लाश चक जमाल के खेतों में पहुंच गई। कहीं छीमो को पेश आने वाले इस अंधोनाक वाकये में किसी तरह सखी मोहम्मद का कोई हाथ तो नहीं? नहीं जनाब, वो बड़ी कतईयत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि सखी मोहम्मद का इस मामले में कोई हाथ हो। वो इस किस्म का बंदा नहीं है। और उसके घर वालों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मेरा इशारा इसकी बीवी और बेटियों की तरफ है। उसने एक मरतबा फिर अपने सर को नफी में जुम्बिश दी और मजबूत लहजे में बोली, नहीं थानेदार साहब, मुझे इनमें से किसी पर भी शक नहीं। ठीक है, इन पर शक नहीं। मैंने बड़ी नरमी से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। गांव के किसी और बंदे को इस मामले में मुलविस समझती हो तो इसके बारे में बताओ। उसने चंद लम्हात तक सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं जनाब, कोई और शक पर भी मुझे शक नहीं। कोटली मुराद में किसी बंदे से भी हमारी दुश्मनी नहीं है। देखो अल्लाह रखी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम्हारी बेटी छीमो किसी इत्तफाकी हादसे के नतीजे में दरिया में गिर गई होती और पानी में डूबने के सबब उसकी मौत वाक़ई हुई होती तो इसकी लाश इतनी अच्छी हालत में नहीं मिल सकती थी जैसी कि चक जमाल के खेतों में पड़ी मिली है। डूबकर मरने वालों की लाशें उमूमन फूल जाया करती हैं और उनकी जिल्द भी नीली पड़ने लगती है, लेकिन छीमो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे 101% यकीन है कि तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतारने के बाद दरिया के हवाले किया गया था और ये काम कोई दोस्त नहीं कर सकता। इस किस्म की जालिमाना कार्रवाई की तवक्को किसी दुश्मनी से की जा सकती है और मुझे इस दुश्मन तक पहुंचना है। बताओ ऐसा शख्स कौन हो सकता है? मैं क्या बता सकती हूँ थानेदार साहब, वो हकलाहट आमेज अंदाज में बोली। मुमकिन है अल्लाह रखी की ये हकलाहट और हिचकिचाहट इस पर टूटने वाली इफ्तार के पेश नज़र हो, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इस एहसास का सबब यह भी हो सकता था कि मैं इस मामले में हर शय को गहरी
शक की नज़र से देख रहा था। मैंने एक तवील बोझल सांस खारिज की और सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ठीक है अल्लाह रखी, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि तुम अपने किसी दुश्मन से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं इस दुश्मन तक पहुँचकर ही रहूँगा। वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से गर्दन झुकाए बैठी रही। सहपहर 4 बजे हम बखैरियत थाने पहुँच गए और फिर खैरियत ना रही। शायद आसमान को इसी बात का इंतज़ार था कि मैं कोटली मुराद वाली कार्रवाई करके वापस आ जाऊं, क्योंकि हमने जैसे ही थाने की हुदूद में कदम रखा, बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गई। सावन की बरसात का कोई भरोसा नहीं होता, ये जब चाहे जहाँ चाहे अपना ठिकाना खुद बना लेती है। मैंने अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद को बाहर बरामदे में बिठा दिया और चौधरी फरीद को अपने पास कमरे में बुला लिया। कांस्टेबल चौधरी फरीद के साथ इस वक्त पूरा अमला थाने में मौजूद था। चौधरी फरीद मेरे कमरे में पहुंचा, मुझे सलाम किया और फिर मेरे इशारे पर एक कुर्सी संभाल ली। जब वो इत्मीनान से बैठ चुका तो मैंने इससे पूछा, जी चौधरी साहब क्या खबरें हैं? दूसरे लोग तो इसे चौधरी कहते ही थे, लेकिन कभी कभार मैं भी इसे इसी अंदाज में मुखातिब कर लेता था तो वो फख्र से फूल जाता था। मेरे सवाल के जवाब में वो मुझे इमदादी पार्टी और इसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट देने लगा। मैंने तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके खामोश हो जाने पर कहा, ये सब तो थाने से बाहर की सरगर्मियां हैं, अब ये बताओ मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या क्या होता रहा है? जनाब, इधर थाने में तो कोई खास वाकया पेश नहीं आया, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा कि नामालूम लड़की की लाश गुज़िश्ता रोज मैंने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी, अस्पताल की तरफ से इस बारे में कोई इतला आई? उसने नफी में गर्दन हिला दी और बोला, अभी तक तो ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई। मैं गहरी सोच में डूब गया। फरीद ने पूछा, मलिक साहब, आप कोटली मुराद से जिन लोगों को अपने साथ लाए हैं, इनका ताल्लुक क्या इस नामालूम लड़की से है? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सर को अस्पाती चुम्बिश दी। इनमें एक लड़की की माँ अल्लाह रखी है और दूसरा उसका चाचा खुशी सखी मोहम्मद है और तीसरा चौधरी कादिर बख्श का मुलाजिम कोचवान मोहम्मद सिद्दीक और हाजी मुबारक अली तो यहीं से मेरे साथ गए थे। ये लोग लड़की की लाश लेने आए होंगे, उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। हाँ, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, और इस नामालूम लड़की का नाम भी मालूम हो गया है। हमें जिस बदनसीब लड़की की लाश हाजी मुबारक के खेतों में पड़ी मिली थी, इसका नाम शमीम बीबी उर्फ छीमो है। कुछ पता चला? चौधरी फरीद के अंदाज में एक खास किस्म की कुरैत थी। छीमो के साथ क्या वाकया पेश आया था? हालात और वाकयात अभी तक तो यही बताते हैं कि जब वो दरिया के पानी में शामिल हुई तो जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। इसकी मौत पानी में डूबने से वाक़ई नहीं हुई, मैंने गहरी संजीदगी से बताया। सही सूरत हाल का अंदाज़ा तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही होगा। फरीद ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, चौधरी फरीद, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए अपने पास बुलाया है, तुम्हें अस्पताल तक जाना होगा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला, लेकिन बाहर के मौसम को भी देख लें। अगर हम मौसम के तेवर देख देख कर खौफजदा होते रहे तो फिर ये मामला इल्तिवा का शिकार हो जाएगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल यही था कि जब मैं कोटली मुराद से वापस आऊँगा तो छीमो की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो लाश की शनाख्त का मसला हल हो जाए, ताकि किसी खास सिमत में तफ्तीश की गाड़ी को मोड़ा जा सके। चौधरी फरीद ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, शनाख्त का मसला? क्या अभी इस लड़की के छीमो होने में किसी किस्म का कोई शक है? मुझे तो कोई शक नहीं, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा, लेकिन कानूनी कार्रवाई का तकाजा यह है कि जब तक अल्लाह रखी इस लड़की को देखकर ये तस्दीक न कर दे कि वो इसी की बेटी है, इस वक्त तक इस नौजवान मकतूला लड़की को छीमो न समझा जाए। तो मेरा मतलब समझ रहे हो ना? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैं अभी और इसी वक्त सरकारी अस्पताल की जानिब रवाना हो जाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस लड़की की लाश को अपने साथ लेकर वापस आऊँगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने सताइशी नज़रों से उसे देखा। चौधरी कादिर बख्श का टांगा और टांगे का कोचवान इस वक्त थाने में मौजूद हैं, तुम इन्हें अपने साथ लेकर फौरन रवाना हो जाओ। मैंने चौधरी फरीद को अस्पताल रवाना कर दिया। इसकी मदद के लिए मैंने एहतियातन हक नवाज को भी उसके हमरा कर दिया था। इस काम से फारिग होने के बाद मैं हाजी मुबारक अली के पास चला गया।
जो सखी मोहम्मद और अल्लाह रखी के पास बैठा तसल्ली दिलासे की बातें कर रहा था। मैं इसे वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आया। हाजी साहब, आप काफी देर से चीमू की माँ और चाचा का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो कुर्सी संभाल चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, कोई काम की बात भी पता चली कि नहीं? मुनफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, ऐसी कोई खास बात सामने नहीं आई जो इस केस में हमारी मदद कर सके। इन दोनों के तासुरात और ख्यालात क्या हैं? सखी मोहम्मद अपनी भतीजी की अंधोनाक मौत पर बहुत दुखी और अफसरदा है। हाजी मुबारक ने जवाब दिया, गमज़दा तो अल्लाह रखी भी बहुत नजर आती है, लेकिन वो ये बात नहीं कर रही। लगता है कि चीमू की मौत ने उसके जहन पर बड़ा गहरा असर डाला है। जवान औलाद की वफात और वो भी हादसाती मौत, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, वालिदैन के दिल और जिगर को फाड़ कर रख देती है। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। हाजी साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आप सबसे मेरे साथ दरबदर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आप अपने घर जाकर आराम करें। अगर मेरी ज़रूरत हो तो मैं रुक जाता हूँ। फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, और अगर ज़रूरत पेश आ भी गई तो मैं आपको दोबारा घर से बुला लूँगा। मैंने लम्हे भर का तवक्कुफ किया और फिर कमरे के दरवाजे से बाहर देखते हुए मैंने कहा, इस वक्त बारिश का जोर टूटा हुआ है, आप छतरी संभाल के निकल जाएं। उसने मेरे मशवरे को रास्त जाना और सलाम करके रुखसत हो गया। कांस्टेबल चौधरी फरीद मगरिब की अजान से पहले ही वापस लौट आया। वो खाली हाथ नहीं लौटा था, बल्कि मैंने उसे जिस मकसद से सरकारी अस्पताल भेजा था वो इसमें सुरखरू होकर आया था। इसकी इतनी जल्दी वापसी पर मुझे हैरत भी हुई। फिर जब इसने वजाहत की तो मेरी हैरत जाती रही। फरीद के मुताबिक अभी वो अस्पताल नहीं पहुंचा था कि रास्ते में इन लोगों से मुलाकात हो गई जो चीमू की पोस्टमार्टम शुदा लाश लेकर आ रहे थे। शदीद बारिश ने इन्हें राह में एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया और वो बारिश के थमने या कम होने का इंतजार करने लगे। जब वो अस्पताल से निकले तो बारिश नहीं हो रही थी, वरना वो अपने प्रोग्राम को मुलतवी भी कर देते। बहरहाल वो लोग अस्पताल और थाने के दरमियान एक मकाम पर रुककर बारिश का जोर टूटने का इंतजार करने लगे। जब बारिश की तेजी में कमी वाक़ई हुई तो चौधरी फरीद भी वहां पहुंच गया। फिर वो सब लोग एक साथ यहाँ आए थे। मैंने अस्पताल के मुतालिका अमले से लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल करने के बाद ज़रूरी कागजात पर दस्तखत किए और उन्हें रुखसत कर दिया। इस वक्त तक बारिश पूरी तरह रुक गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का मुताला करने से पहले मैंने अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद को लाश की दीदार के लिए बुला लिया। अस्पताल वालों ने मौसम बरसात का ख्याल करते हुए लड़की की लाश को अच्छी तरह एक संदूक में पैक करके भेजा था। अगरचे जब वो अस्पताल से निकले तो बारिश शुरू हो रही थी, लेकिन इनकी ये एहतियात बाद में मुफीद साबित हुई। अगर उन्होंने ये हिफाजती इंतजामात नहीं किए होते तो रवायती गुस्ल से पहले चीमू की लाश बरसाती गुस्ल ज़रूर कर चुकी होती। वो मंजर बड़ा ही दिलदोज और इबरत अंगेज था। जब अल्लाह रखी ने अपनी मुर्दा बेटी का मुंह देखा, वो चीमू के चेहरे को निगाह डालते ही मातमी अंदाज में ज़ारो कतार रोने लगी। जो इस अमर का बयान सबूत था कि वो नामालूम जवान लड़की उसकी बेटी चीमू ही थी। सखी मोहम्मद की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। जाहिर है चीमू इसकी भतीजी थी। दोनों भाइयों में लाख इख्तिलाफात रहे हों, औलाद तो औलाद ही होती है और भाई की औलाद से बहरहाल मोहब्बत ज़रूर होती है। फिर चीमू सखी मोहम्मद की बेटियों की हम उम्र भी थी। रिजवाना और सुल्ताना चीमू की गहरी सहेलियां थीं। शनाख्त, सदमे, ज़िया और आहो फुका के मामलात कदरे संभले तो सखी मोहम्मद मेरे कमरे में आया। मैं इन दोनों देवर भाभी को चीमू की लाश के पास छोड़कर अपने कमरे में आ गया था। सखी मोहम्मद सदमे से चूर था। उसने गुरुगीर आवाज़ में मुझसे कहा, थानेदार साहब, इस वक्त बारिश इत्तेफाक से रुकी हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो हम चीमू की लाश को लेकर फ़ौरन कोटली मुराद रवाना हो जाते हैं। इसकी बात बरमहल और खासी माकूल थी। अगरचे इस वक्त तक रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि बारिश रुकी हुई थी और इन लोगों के पास अपना टांगा भी मौजूद था, इसलिए अगर वो फौरन निकल जाते तो आधे पौने घंटे में कोटली मुराद पहुंच सकते थे। मैंने सखी मोहम्मद से कहा, तुम इधर अल्लाह रखी के पास जाओ और उसे संभालने की कोशिश करो। मैं लाश के सिलसिले में ज़रूरी बंदोबस्त करता हूँ। इंशाल्लाह 10-15 मिनट में आप लोगों को थाने से रवाना कर दिया जाएगा और आपके साथ मैं अपने अमले के एक बंदे को भी भेजूंगा ताकि रास्ते में किसी परेशानी का सामना न हो। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरे कमरे से निकल गया।
मैंने सखी मोहम्मद से ज़रूरी बंदोबस्त की बात की और वो ऐसे कर दी थी कि दरअसल पे दर पे मसरूफियात के बायस मैं अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मुताला नहीं कर सका था। लाश की आमद के साथ ही थाने में वो रोना पीटना मच गया था कि मुझे सारी तवज्जो पहली फुर्सत में ताज़ा तरीन सूरत हालात की जानिब मबजूल करनी पड़ी थी। बहरहाल सखी मोहम्मद के कमरे से निकलते ही मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक शमीम बीबी उर्फ छीमो की मौत 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। इसकी मौत का सबब कोई सरीउल असर जहर बताया गया था। छीमो के मैदे के मुख्तलिफ नमूनों के लेबॉर्ट्री टेस्ट ने जहर ख्वारनी की तस्दीक कर दी थी। वो जहर छीमो ने अपनी मर्जी से खाया था या किसी ने धोखे से उसे खिलाकर मौत के घाट उतारा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताने से कासिर थी। बहरहाल मेरे लिए इतना सा इशारा ही काफ़ी था। मैं अपनी तहकीक और तफ्तीश से हकीकत की तह तक पहुंच सकता था। रिपोर्ट का आखिरी पैराग्राफ इंकिशाफ अंगेज और चौंका देने वाला था, और वो ये कि अपनी मौत के वक्त शमीम बीबी उर्फ छीमो उम्मीद से थी। इस उम्मीद की मुद्दत कमोबेश 2 माह बताई गई थी। मैंने रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ को 2-3 मरतबा पढ़ा, लेकिन इसके अल्फाज और मफहूम में कोई तब्दीली वाक़ न हो सकी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मेरे पूरे वजूद में सनसनाहट सी होने लगी थी। मेरा जहन उलझ कर रह गया। इस हैरत, उलझन और तज़ब्ज़ुब का बायस ये था कि अब तक छीमो के हवाले से जो मालूमात मुझ तक पहुँची थी, इनमें कहीं ये बात मौजूद नहीं थी कि छीमो शादीशुदा है। अगर ऐसी बात होती तो इस हंगामी सूरत हाल में छुप नहीं सकती थी। इसके शौहर का जिक्र कहीं न कहीं ज़रूर आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब मेरा ज़हन बहुत ज़्यादा उलझ गया तो मैंने छीमो की माँ अल्लाह रखी को अपने पास बुला लिया। वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो सखी मोहम्मद भी उसके साथ था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मुझे अल्लाह रखी से तन्हाई में बात करनी चाहिए। ये इतना नाजुक मामला था कि मुमकिन है वो अपने देवर की मौजूदगी में ज़ुबान न खोलती। हालात अचानक संगीन सूरत इख्तियार कर गए थे। सखी मोहम्मद, तुम उधर बाहर ही बैठो, मैं अल्लाह रखी से अलहदगी में 2-4 बातें करना चाहता हूँ। वो खामोशी से वापस चला गया तो मैंने अल्लाह रखी को बैठने के लिए कहा। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उलझन भरे अंदाज से मेज़ की दूसरी जानिब बिछी एक कुर्सी पर बैठ गई और मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने तशवीशनाक लहजे में इस्तफसार किया, थानेदार साहब, ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो आपने सखी मोहम्मद को वापस भेज दिया? बात बहुत ही ख़ास और ख़तरनाक है अल्लाह रखी, मैंने गंभीर आवाज़ में कहा। अस्पताल से तुम्हारी बेटी की लाश के साथ जो रिपोर्ट आई है, इसमें 2 बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिन्होंने मुझे चकरा कर रख दिया है। तुम जानती हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, इसलिए मैं तन्हाई में तुमसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि तुम पसंद ना करो कि वो बातें तुम्हारे देवर तक पहुँचे। ऐसी कौन सी बातें हैं जनाब? वो बेहद फिक्रमंदी से बोली। मैंने कहा, पहली बात तो ये कि छीमो की मौत जहर से हुई है। या तो इसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान ली है और या फिर किसी ने धोखे से उसे जहर देकर मौत के घाट उतारा है। जब इसे दरिया में फेंका गया था तो उसका वजूद जिंदगी से खाली था। वो पहले ही सदमे से चूर बैठी थी। मेरी बात ने उसकी परेशानी में इजाफा कर दिया। वो बिखरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, मैंने छीमो को सखी मोहम्मद के साथ उसके घर भेजा था। वहाँ पर तो इसका कोई भी दुश्मन नहीं। रिजवाना, सुल्ताना और इनकी माँ शबाना सभी इससे बेहद मोहब्बत करती हैं। वो मेरी छीमो को जहर क्यों देंगी? बात अधूरी छोड़कर उसने गर्दन झुका ली। मुमकिन है सदमे की शिद्दत ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसने अपने चेहरे के तासुरात को मुझसे छुपाने के लिए गर्दन झुकाई है। मैंने इस लम्हाती एहसास को नज़रअंदाज करते हुए उससे कहा, अल्लाह रखी, अगर सखी के घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो दुश्मनी में उसे जहर खिला दे, तो फिर दूसरी सूरत यही रह जाती है कि उसने अपनी मर्जी से जहर खाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी? उसने एक झटके से गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, अल्लाह रखी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लेबॉर्ट्री टेस्ट झूठ नहीं बोलते। छीमो के मैदे से जहर के आसार मिले हैं और इसकी मौत का सबब जहर ही को बताया गया है। लेकिन वो कनखियों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, छीमो ने खुदकुशी क्यों की होगी? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा कि अल्लाह रखी, छीमो के पास खुदकुशी का बड़ा मजबूत जवाब मौजूद था। इसलिए मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हो सकता है उसने जहर खाकर खुद को मौत के हवाले कर दिया हो। जवाब? कौन सा जवाब थानेदार साहब?
वो पलकें झपका कर बोली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आंखें उसकी जबान का साथ नहीं दे रही हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, क्या तुम वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानती हो? किस बारे में? उसने ये कहते हुए एक मर्तबा फिर गर्दन झुका ली। इसकी झुकी हुई गर्दन इस बात का खामोश ऐलान थी कि मैं इससे जो कुछ पूछना चाहता हूँ वो इस बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन इसे छुपाने की कोशिश भी कर रही है। मैंने तफ्तीश का जाविया तब्दील करते हुए कदरे नर्म लहजे में पूछा, अल्लाह रखी, क्या चीमों की शादी हो चुकी है? उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखा और नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं। तो फिर? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा, ताहम गहरी निगाह से इसे बदस्तूर घूरता रहा। फिर क्या? वो लुकनत आमेज लहजे में बोली। मैंने नहायत ही जामे अल्फाज में उसे लेबॉर्ट्री टेस्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के बारे में बताया और छीमों की उम्मीद का तस्करा करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। ये क्या मामला है अल्लाह रखी? मेरी बात सुनकर यकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हिरासा नजर से मुझे देखने लगी। मैं उसके चेहरे की तेजी से बदलती हुई कैफियत का बगौर जायजा लेने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अचानक फट जाएगी। वो अब तक मुझसे जो कुछ छुपाए बैठी थी वो बिला किसी रुकावट के उसकी जबान से फिसल जाएगा। मैं उसके बोलने का इंतजार कर ही रहा था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इसे रोने दिया। वो इन लम्हात में जिस नोयत की जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी, उसका तकाजा था कि वो जी भरकर आंसू बहा ले ताकि उसके दिल का गुबार और जहन का बुखार धुल जाए। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई। फिर इस हिचकी के दौरान में उसने कोसने के अंदाज में कहा, मैंने इस खबीज को मना भी किया था मगर वो बाज नहीं आई। किस खबीज को मना किया था तुमने? मैंने लोहा गर्म देखते हुए चोट लगाई। वो आंसू बहाते हुए गुलूगीर आवाज में बोली, इसी नामुराद छीमों की बात कर रही हूँ। अल्लाह रखी, मैंने नरमी से उसे मुखातिब किया, तुमने छीमों को किस बात से मना किया था? मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं हकीकत से चंद हाथ की दूरी पर हूँ। उसने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। मैंने इसे सख्ती से रोका था कि चौधरी नादिर से ना मिले, लेकिन वो बाज नहीं आई। आप रिपोर्ट के हवाले से जो कुछ बता रहे हैं इससे जाहिर होता है कि छीमों ने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। हाय रब्बा, इस बदबख्त ने ये क्या कर डाला। मैं तो किसी के मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही हूँ। चौधरी नादिर का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका। हाजी मुबारक अली ने चौधरी कादिर बख्श के माजी का अहवाल बताते हुए उसके फर्जंदे अर्जुमन चौधरी नादिर बख्श का भी खुसूसी तज़किरा किया था। उसने बताया था कि एक संगीन इत्तेफाक ने चौधरी कादिर बख्श को तो बंदे दा पुत्र बना दिया है, लेकिन आजकल उसका बेटा नादिर बख्श इसी रविश पर चल रहा था जिस पर कभी उसका बाप दौड़ा करता था। मैंने अपनी तस्दीक की खातिर अल्लाह रखी से पूछा, तुम छोटे चौधरी नादिर बख्श की बात कर रही हो ना? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने छीमों को 1000 बार मना किया था कि चौधरी नादिर से दूर रहे, लेकिन वो बाज नहीं आई। मैं अगर इसे रोक रही थी तो इसकी कोई वजह थी ना। जो कुछ मैं जानती हूँ वो इस नादान को क्या पता। बेवकूफ़ का दिमाग खराब हो गया था। बड़े फख्र से मुझे बताती थी कि नादिर बख्श ने उससे शादी का वादा किया है। इस झल्ली को क्या पता, इसकी शादी नादिर बख्श से किसी कीमत पर भी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा गुनाह होता। तौबा तौबा। अल्लाह रखी के आखिरी जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने लफ्ज़ गुनाह का इस्तेमाल करके मेरी रगों पे में सनसनी सी दौड़ा दी थी। इस वक्त वो जिस जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी इसमें इसकी ज़ुबान से झूठ के इखराज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुझे 101% यकीन था कि अगर मैं हमदर्दी भरे अंदाज में इसे कुरेदता रहा तो वो हकीकत को खुलकर बयान कर देगी। इस केस के हल होने में चंद मिनट बाकी थे। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि चौधरी कादिर बख्श का बेटा नादिर बख्श शादीशुदा था और खैर से उसके 2 बच्चे भी थे। मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में उसे टटोलने की कोशिश की और कहा, अल्लाह रखी, चौधरी नादिर बख्श और छीमों की शादी को तुम इसलिए नामुमकिन बता रही हो ना कि चौधरी पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं? ये बात तो अपनी जगह है ही, वो ज़ख्मी लहजे में बोली, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी वजह है कि वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। इस नाजुक मौके पर मैं इसके खामोश रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो गर्दन झुकाकर होले होले सिसक रही थी। मैं इसकी जहनी और कल्बी हालत को समझ रहा था। वो एक ऐसी सूरत हाल से दो चार थी कि जिसमें इंसान किसी हमदर्द और मेहरबान के सामने अपना सीना खोलकर रख देने के लिए बेकरार होता है। मैंने नर्म रवि से उसका इलाज जारी रखा।
अल्लाह रखी, मैंने धीमे लहजे में मुखातिब किया और कहा, जब सब कुछ बता दिया है तो वो वजह भी बयान कर दो जिसकी बिना पर चौधरी और चीमों की शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती थी, बल्कि तुमने शादी के लिए बहुत बड़ा गुनाह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसने एक झटके से गर्दन उठाई और वीरान नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे इन आंखों की वीरानी में ये सवाल मचलता हुआ बड़ा वाज़ेह दिखाई दिया, आया मुझे थानेदार साहब पर एतमाद करना चाहिए या नहीं? इसकी जहनी कैफियत को भांपते हुए मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, अल्लाह रखी, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझ सकती हो। मुझसे जो कुछ भी कहोगी समझो कि इस कमरे के अंदर ही दफन हो जाएगा। मैं चीमों के कत्ल का मुअम्मा हल करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में तुम अपने छोटे भाई की ज़रूर मदद करोगी। मैं क्या मदद करूं जनाब? उसने रुहासी आवाज़ में कहा, सिर्फ इतना बता दो कि छोटे चौधरी और चीमों की शादी हो जाना किस हवाले से गुनाह का काम था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इन लम्हात में वो 8-10 साला एक मासूम सी बच्ची नजर आ रही थी। बच्चे बड़े ही साफ और रियाकारी से दूर होते हैं। इन्हें किसी किस्म की मसलियत या मुनाफिकत से कोई गर्ज नहीं होती। जो कहना चाहें बेधड़क कह देते हैं। इन्हें किसी के खफा होने या खुद को कोई नुकसान पहुंचने की परवाह नहीं होती। अल्लाह रखी ने भी आंसू बहाने के दौरान में एक खतरनाक हकीकत का बेधड़क इंकिशाफ कर दिया। वो भराई हुई आवाज़ में बड़ी सादगी से बोली, थानेदार साहब, चीमों और चौधरी नादिर बख्श में बहन भाई का रिश्ता है। बात ख़त्म करते ही उसने गर्दन झुका ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हैरत और इस्तेजाब से यकटुक अपने सामने बैठी अल्लाह रखी को देखता चला गया। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि इतनी बड़ी और तल्ख हकीकत के इजहार के लिए उसे कितनी बड़ी अजियत से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन ये भी एक अमली सच्चाई है कि सारी तकालीफ इसी वक्त तक होती हैं जब तक इंसान का दिल सलामत हो। दिल टूट जाए तो फिर कोई तकलीफ नहीं रहती। अल्लाह रखी का दिल भी इस बुरी तरह टूट चुका था कि हकीकत के इजहार में से किसी दुश्वारी का एहसास ना हुआ। जब मैं कोटली मुराद में चौधरी कादिर बख्श से मिला था तो मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। इसके खालो खत शनासा से लग रहे थे, लेकिन जब बावजूद कोशिश के भी मुझे याद ना आया तो मैंने इस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। मगर अब यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो गई थी कि मैंने चौधरी को पहले कहाँ देखा था। ये रोशन हकीकत बड़ी सनसनीखेज और इबरत अंगेज थी। मैंने चौधरी कादिर बख्श को नहीं बल्कि एक रोज़ कबल शमीम बीबी और चीमों को मुर्दा हालत में देखा था। दोनों के नक्शो निगार में गहरी मुशाबहत पाई जाती थी। अगली सुबह मैंने कांस्टेबल चौधरी फरीद को अपने साथ लिया और एक मरतबा फिर कोटली मुराद में चौधरी कादिर बख्श की हवेली पहुंच गया। गुज़िश्ता रात मैंने अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद को चीमों की लाश ले जाने की इजाज़त दे दी थी। मैंने तसल्ली तशफ़ी के अलावा इससे ये वादा भी किया था कि इसके माजी के हवाले से इस केस की तफ्तीश के दौरान में कोई बात नहीं होगी। उसने अगरचे मुझे अपना छोटा भाई समझते हुए माजी के किसी खतरनाक राज से आगाह किया था, तो इस राज की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ बनता था। अल्लाह रखी से किया हुआ वादा अपनी जगह, लेकिन महकमा जाती फ़राइज़ का तकाजा था कि मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूं कि क्या चीमों ने किसी मामले से दिल बर्दाश्ता होकर खुद ही जहर खाकर अपनी जान ले ली थी या किसी ने उसे कत्ल किया था। इन अहम मालूमात के हुसूल के लिए चौधरी नादिर बख्श का इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था और इस इंटरव्यू से कबल चौधरी कादिर बख्श से एक संजीदा मुलाकात भी ज़रूरी थी। इसलिए मैं इस वक्त उसकी हवेली में मौजूद था। चौधरी फरीद को मैंने बैठक से बाहर ही रुकने के लिए कह दिया था। बैठक में मेरे और चौधरी कादिर बख्श के सिवा और कोई नहीं था। रस्मी अलग सलग के बाद चौधरी ने अफसरदा लहजे में कहा, मलिक साहब, मुझे चीमों की मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह रखी रात आपके थाने से इसकी लाश ले आई थी। मारे गम का इसका भी बड़ा बुरा हाल है। आज जोहर की नमाज के बाद तदफीन का प्रोग्राम है। चौधरी साहब, जवान जहान औलाद की मौत ऐसा सदमा होती है। मैंने कादिर बख्श की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, और मौत भी ऐसी के? मैंने उसका रद्द अमल जानने के लिए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इस्तरारी लहजे में जल्दी से बोला, मलिक साहब, क्या आपने चीमों की मौत का मौमा हल कर लिया है? पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट ने इस मामले के तमाम तर जवाबात मेरी तफसील से मुझ पर वाज़ेह कर दिए हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर अंदाज में कहा, चीमों की मौत तबई हरगिज़ नहीं। दरिया की मौजों ने उसे अपनी आगोश में समेटा
तो वो जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से महरूम हो चुकी थी। इसने गहरी सांस खारिज की और कहा कि इसका मतलब है चीमो ने खुदकुशी की है। हरगिज नहीं, मैंने कतईयत से नफी में गर्दन हिलाई। अगर वो दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान से खेलती तो पानी में डूबकर मरने के सबब उसकी लाश का हशर खराब हो चुका होता। मैंने लम्हे भर को रुक कर फिर चंद कागजात चौधरी कादिर बख्श की जानिब बढ़ाते हुए कहा, आप भी जरा इनका मुतालिया कर लें। उसने मज़कूरा कागजात अपने हाथ में लिए और इन पर सरसरी सी निगाह डालने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है मलिक साहब? ये पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो उलझन सदा लहजे में बोला, और मैं अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता। तो फिर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में दर्ज संगीन हकाइक का जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो आंखें सुकेड़ कर मुतज़ब्ज़ब नज़रों से मुझे देखने लगा, ताहम मुँह से कुछ नहीं बोला। इसकी रज़ाकाराना खामोशी का यही मतलब था कि वो हमतन गोश है। मैं इसे इन रिपोर्ट्स की तफसीलात से आगाह करूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगा वो पूरी तवज्जो और इन्हमाक से सुनिएगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में ये फरीज़ा अदा कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, अब बात समझ में आ रही है। चीमो अपने गुनाह की वजह से शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार थी, लिहाजा उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और फिर खुद को दरिया के हवाले कर दिया। चौधरी साहब, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कादिर बख्श को मुखातिब किया, आप तो माशाअल्लाह बड़े समझदार और अक्लमंद इंसान हैं। अगर ये मान लिया जाए कि चीमो ने खुद ही जहर खाकर अपनी जान ली है, तो फिर ये बात हजम नहीं होती कि एक मुर्दा इंसान खुद को दरिया में कैसे फेंक सकता है। मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरा जहन खुदकुशी से कबल कत्ल की तरफ जा रहा है। कत्ल? चौधरी ने सवालिया नजरों से देखा। चीमो का कातिल कौन हो सकता है? वही शख्स जिसकी वजह से वो एक गुनाह का बोझ उठाए फिर रही थी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, 9 अगस्त की सुबह चीमो का चाचा सखी मोहम्मद इसे अपने घर ले जाता है कि चंद रोज वो वहां रह ले। रिजवाना सुल्ताना, इनकी माँ शबाना और सखी मोहम्मद के मुताबिक इसी शाम यानी 9 अगस्त की शाम चीमो इन लोगों से ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है कि इसका वहां दिल नहीं लग रहा। अल्लाह रखी का बयान है कि चीमो मस्कुरा शाम घर नहीं पहुंची। वो मियाँ बीवी यही समझ रहे हैं कि चीमो अपने चाचे के घर में है। हत्ता कि जब 11 अगस्त की सुबह मैं यहाँ आकर एक नामालूम नौजवान लड़की की लाश के हवाले से तफ्तीश करता हूँ तो अल्लाह रखी और सखी मोहम्मद वगैरह को तशवीश होती है कि कहीं वो नामालूम लड़की इनकी चीमो तो नहीं। आप गौर फरमाएं चौधरी साहब। मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा, एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, मौजूदा हालत व वाक़यात में चीमो की मौत का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, और वो ये कि 9 अगस्त की शाम वो अपने चाचा सखी मोहम्मद के घर से निकलकर इस बंदे के पास पहुंची जो इस गुनाह में उसका शरीके कार था। चीमो ने इस सारी सूरत हाल बताने के बाद उससे शादी का मुतालबा किया होगा। वो शख्स किसी भी तौर शादी के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। चीमो ने इसे संगीन नताइज की धमकी दी होंगी। इस शख्स ने किसी भी खराब सूरत हाल से महफूज रहने के लिए किसी बहाने या धोखे से चीमो को जहर खिला दिया, और फिर जब सरीउल असर जहर ने चीमो का काम तमाम कर दिया तो इस जालिम शख्स ने चीमो की लाश को दरिया की मौजों के हवाले कर दिया। चीमो शाम के वक्त सखी मोहम्मद के घर से निकली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत रात 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई है। इसका मतलब है कि इसने मज़कूरा कातिल के पास बहुत सा वक्त गुजारा था, लिहाजा इस कातिल को किसी भी खतरनाक कार्रवाई के लिए अच्छा खासा मौका मिल गया होगा। इसने चीमो को राह से हटाने ही में अपनी आफियत जानी होगी। चौधरी कादिर बख्श ने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, आपने जो कुछ फरमाया है इसमें मफरूजात का बड़ा अमल दखल है। यूं हुआ होगा, वो हुआ होगा, वगैरह वगैरह। इससे मसला तो हल नहीं होगा ना? मसला हल हो जाएगा चौधरी साहब, मैंने नहायती ठोस लहजे में कहा। जब वो कातिल मेरी तफ्तीश की छुरी के नीचे आएगा ना, तो मेरे बयान करता तमाम तर मफरूजात हक़ाइक़ में बदल जाएंगे। वो खुद ज़बान से अपने जुर्म का इकरार करेगा। लेकिन आप इस शख्स को तलाश कैसे करेंगे? वो उलझन ज़दा नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए बोला, अब तो चीमो भी जिंदा नहीं रही कि वो इसकी निशानदही कर सकती। कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे चीमो की निशानदही की ज़रूरत नहीं चौधरी साहब।
मैंने अटल अंदाज में कहा। मैंने शक का सुराग लगा दिया है। कौन? चौधरी पहलू बदलते हुए इस्तिरारी लहजे में बोला। कौन है वो शख्स? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपको यकीन नहीं आएगा चौधरी साहब। आप बताएं तो। इसकी बेचैनी सातवें आसमान को छूने लगी। मैंने चटानी लहजे में कहा। इस शख्स का नाम है चौधरी नादिर बख्श। क्या? चौधरी कादिर उछल पड़ा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने नीम तारीकी और मलगजे उजाले में निशाना बांधकर एक तीर चलाया था जो मेरे अंदाजे के मुताबिक टारगेट के बहुत करीब जाकर लगा था। हालात वाक़ियात की रोशनी चूंकि मुझे राह दिखा रही थी, लिहाजा मैं अंधेरे में तीर छोड़ने ऐसी कैफियत का शिकार नहीं था। चौधरी के बेसाख्ता उछलने ने मुझे शेर बना दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ चौधरी साहब, और पूरी तहकीक करने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की और कहा। मुझे बावसूख ज़राए से पता चला है कि पिछले कुछ अरसे से चीमो और चौधरी नादिर बख्श के दरमियान खासा संजीदा ताल्लुक रहा है। आप अपने बेटे और उसकी गैर नसाबी सरगर्मियों को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, लिहाजा मैं इस खास जाविये से कोई तफसील पेश करना ज़रूरी नहीं समझता। मैं रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा कि 9 अगस्त की शाम चीमो अपने चाचा के घर से निकली और अपने घर आने के बजाय वो इस डेरे की सिमत चली गई जो दरिया के किनारे वाक़ है। वो डेरा एक तरह से नादिर शाह की बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता है। चीमो ने जो संगीन बोझ उठा रखा था वो इसके बारे में चौधरी नादिर से दो टोक बात करने के लिए डेरे पर गई थी, लेकिन इसे क्या मालूम था। आप बावसूख ज़राए की बात कर रहे हैं? वो मेरी बात काटते हुए तेज लहजे में बोला। क्या आपको ये सब कुछ अल्लाह रखी ने बताया है? मैंने कहा। अल्लाह रखी का इन मालूमात से कोई ताल्लुक नहीं। फिर आपको कैसे खबर हुई? चौधरी साहब, आप जानते हैं पुलिस के अपने खुफिया ज़राए होते हैं, हमारे मुखबिर हर जगह हर इलाके में। मैंने अचानक जुमला अधूरा छोड़कर बैठक के बंद दरवाजे की सिमत देखा। दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे, ताहम कुंडी नहीं लगी हुई थी। अपने बयान के दौरान में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स इस बंद दरवाजे के पीछे मौजूद है और निहायत ही खुफिया तरीके से हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। ये एहसास इतना फौरी और ताकतवर था कि मैं अपनी बात को नामुकम्मल छोड़कर दरवाजे की जानिब देखने पर मजबूर हो गया था। क्या हुआ? चौधरी कादिर बख्श ने उलझन भरे लहजे में मुझसे पूछा। कोई हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, मैंने मोहतात लहजे में कहा। वो बेजारी से बोला। आपको वहम हुआ है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर इससे पहले कि मैं बैठक के दरवाजे की तरफ पेशकदमी करता, दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ इस नौयत की आवाज़ें उभरीं जैसे कोई अफरा तफरी में वहां से रुखसत होने की कोशिश कर रहा है। मैंने किसी चीते के मानिंद बंद दरवाजे की सिमत छलांग लगा दी। मैं नहीं जानता था कि चौधरी कादिर बख्श अपनी नशिस्त पर बैठा रहा था या वो भी मेरे पीछे ही सूरत हाल जानने के लिए बैठक से निकल आया था। जब मैंने बैठक से बाहर कदम रखा तो एक पस्ता कामत शख्स को हवेली के गेट में से बाहर निकलते हुए देख लिया। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर तकरीबन दौड़ते हुए गेट के उस तरफ चला गया था। मैंने एक लम्हा सोचे बगैर इस पस्ता कामत शख्स के ताक़ुब में दौड़ लगा दी। यकीनन यही शख्स बैठक के दरवाजे से लगा खड़ा था। मैं मज़कूरा शख्स का चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन मैं जैसे ही हवेली के गेट से बाहर निकला वो मुझे नजर आ गया। वो शख्स ऐसी हड़बोंग में भागा था कि सामने से आता हुआ कांस्टेबल भी उसे नजर न आया और वो सीधा इससे जा टकराया। इसी लम्हे मैंने तहकमाना अंदाज में कांस्टेबल से कहा, चौधरी फरीद, पकड़ो इसे, जाने न पाए। चौधरी फरीद कांस्टेबल पकड़ने, जकड़ने, दबोचने, झपटने का माहिर था। मेरा तहकमाना इशारा पाते ही उसने मज़कूरा पस्ता कामत शख्स को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस शख्स की उम्र 28-29 साल होगी। वो दुबला पतला और फुर्तीला इंसान था, लेकिन चौधरी फरीद भी ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने में बड़ी महारत रखता था। इसने पलक झपकते में पस्ता कामत शख्स की फुर्ती तमाम कर दी। इस लम्हे मुझे अपने अक़ब में चौधरी कादिर बख्श की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। ये तो वारसी है, नादिर का ख़ास आदमी। अब तो सारी बात आपकी समझ में आ गई ना चौधरी साहब, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। इसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय तहकमाना अंदाज में इस पस्ता कामत शख्स से कहा, वारसी, बैठक में आ जाओ। थोड़ी ही देर के बाद मैं एक मरतबा फिर चौधरी कादिर बख्श की आलीशान बैठक में बैठा हुआ था, लेकिन इस बार मेरे और चौधरी के अलावा वारिस अली उर्फ वारसी भी वहाँ मौजूद था। वो सर झुकाए एक जानिब खड़ा था। बैठक में इस दफ़ा कदम रखने से पहले
मैंने चौधरी फरीद को एक तरफ ले जाकर ये हिदायत कर दी थी कि वो फौरन डेरे पर पहुंचे और नहायत ही खुफिया अंदाज में छोटे चौधरी नादिर बख्श की निगरानी शुरू कर दे। वो मेरी बात समझ गया और इस बात में सर हिलाते हुए हवेली के गेट की सिमत बढ़ गया था। थाने से रवाना होते वक्त मैंने उसे चौधरी नादिर के हवाले से अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया था, लिहाजा वो खासा चौकन्ना और चाको चौबंद था। चौधरी के और मेरे दरमियान थोड़ी देर पहले जिस नौयत की गुफ्तगू हो रही थी उसने चौधरी को अपने बेटे के हवाले से बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। वो किसी भी तौर मेरे पेश करदा हकाइक पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन फारसी के किरदार और गिरफ्तारी ने चौधरी की परेशानी में बेहद इजाफा कर दिया। लिहाजा वारसी से पूछगछ का आगाज उसी ने किया। वारसी, तुम इधर बैठक के बंद दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रहे थे? वारसी रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा बौखलाहट में वो ढंग का कोई बहाना भी न कर सका। जब उसने आए बाएं शाइन शुरू की तो मैंने कर्जदार आवाज में कहा, चौधरी साहब, ये पापी शराफत की जबान नहीं समझेगा। मैं इसे बांध कर अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब वहां इसकी तशरीफ पर 9-4 के छितरों की बारिश होगी तो इसकी जबान किसी रिकॉर्ड की तरह बोलने लगेगी। कई दिनों तक ये तशरीफ के बल बैठने के काबिल नहीं रहेगा और न ही किसी को बता सकेगा कि आखिर वो बैठे बिठाए अचानक किस मर्ज में मुब्तला हो गया है। वारिस ने सरासीमा नजर से मेरी जानिब देखा। चौधरी कादिर बख्श ने कुसीले लहजे में से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं चौधरी जी, वो कनखियों से मेरी तरफ देखते हुए चौधरी से बोला, बस जी, मैं तो इधर से गुजर रहा था। थानेदार साहब को खामखा मुझ पर शक हो गया है। ओए खामखा की औलाद, मैंने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बस ऐसे ही इधर से गुजर रहे थे तो फिर मुझे देखकर भागे क्यों? तुम ऐसी अफरा तफरी में हवेली से बाहर निकले थे कि जैसे बावले कुत्तों का एक कौल तुम्हारी बोटियां भभोड़ने के लिए ताकुब कर रहा हो या जहन्नमी बलाएं तुम्हारा पीछा कर रही हों और इसी बौखलाहट में तुम मेरे सिपाही से भी टकराए। बस ऐसे ही गुजरने वालों के भला ये करतूत होते हैं? चौधरी ने वारसी की मुजरिमाना कैफियत देखी तो कुसीले लहजे में बोला, बताओ वारसी, तुम किसके कहने पर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे? अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वो सहमी हुई रहम तलब नजरों से चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, चौधरी साहब, आप ये खाल खिंचवाने की जहमत न करें। मेरे थाने में इस नौयत के कामों के लिए बड़ा शानदार बंदोबस्त मौजूद है। फिर मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ और वारसी की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा, मैं इसे अपने साथ थाने लेकर जा रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे की खातिर तवाज़ो से। इसके बदन का एक एक अज़ू बोलने के काबिल हो जाएगा। इसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, मुझे आप लोगों की बातें सुनने के लिए। चौधरी कादिर बख्श ने हुक्म दिया। कादिर बख्श नहीं, नादिर बख्श। वो बोलते बोलते यकलक खामोश हो गया और फटी फटी आंखों से कभी मुझे और कभी बड़े चौधरी को तकने लगा। मेरा नफ्सियाती हरबा बड़ा कारगर साबित हुआ था। मैंने दानिस्ता अपने बयान में नादिर के बजाय कादिर का लफ्ज इस्तेमाल किया था ताकि वारसी को ट्रैप कर सकूं और उसने बड़ी आसानी से मेरे जाल में कदम रखा था। इन लम्हात में पस्ता कामत फितना परवर वारसी इस कदर खौफजदा और सहमा हुआ था कि इसके हवास ने काम करना छोड़ दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। एक तरफ चौधरी कादिर बख्श उसे खाल खिंचवाने की धमकी दे रहा था और दूसरी जानिब मैं इसकी तशरीफ को चंद दिनों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बनाने की बात कर रहा था और इसकी सरासीमा आंखें बता रही थीं कि इसे यकीन है हम में से कोई भी उसे खाली खुली धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि हम जो कह रहे हैं वो कर भी गुजरेंगे। चौधरी कादिर बख्श ने खूंखार लहजे में दरियाफ्त किया, क्या चौधरी नादिर ने तुम्हें इस काम पर मामूर किया था? चौधरी साहब, सच इसकी जबान से फिसल चुका है, मैंने बड़ी रसान से कहा। वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए वारसी से बोला, तुम गूंगे क्यों हो गए हो? बदबख्त, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं तुम्हें करमदीन लोहार की दुकान में ले जाऊं और उसके आग में अंगारा जंबूर से पकड़कर तेरी जबान को बोलने पर मजबूर करूं? तुम क्या समझते हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? इंसान सबसे ज्यादा अपनी जात से मोहब्बत करता है और जब उसकी जान पर बनाए तो वो सारी वफादारियों को पसे पुश डालकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वारसी चौधरी कादिर बख्श के जलाल और गजब से बखूबी वाकिफ था, लिहाजा उसने अपनी जान की अमान चाहते हुए बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया, जी चौधरी साहब, इस काम के लिए मुझे छोटे चौधरी साहब ने ही हुक्म दिया था।
छोटे चौधरी साहब उधर डेरे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें रिपोर्ट देने जा रहा था कि उसने जुमला अधूरा छोड़ा और मानदाना नजर से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कादिर बख्श से कहा, चौधरी साहब देख लें, मैंने कहा था ना, मेरे मफरूजात बहुत जल्द संगीन और तल्ख हकाइक में बदल जाएंगे। मुजरिम मेरी तफ्तीश की छुरी तले आ चुका है और आप जानते हैं कि चौधरी नादिर से इसके जुर्म का इकबाल करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। चौधरी कादिर बख्श ने तशवीश भरी नजरों से मुझे देखा, फिर वारसी की तरफ रुख करके जारिहाना अंदाज में बोला, ओए बदबख्त, तुम बाहर जाकर बैठो। मैं समझ गया कि चौधरी कादिर बख्श तन्हाई में मुझसे कोई बात करना चाहता है और मुझे यह भी अंदाजा था कि वो किस किस्म की बात करेगा। चौधरी के इशारे पर वारसी बैठक से निकलने लगा तो मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, चौधरी साहब ने बाहर जाकर बैठने को कहा है तो उधर बैठे भी रहना। तुम्हारी हैसियत एक अहम गवाह जैसी है। अगर तुमने इधर उधर होने की कोशिश की तो याद रखो, जिस्म पर शहद मिलकर। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ, वो मुद्दासी आवाज में बोला। मैं कहीं नहीं जा रहा, इधर ही मौजूद रहूंगा। वारसी के जाने के बाद मैं चौधरी कादिर बख्श ने मुझसे नर्म लहजे में हस्बे तवक्को कहा, मलिक साहब कहानी समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मसलन मैं क्या चाहूँ तो? मैंने खासे रूखे लहजे में पूछा। वो आजिज़ी से बोला, मैं नादिर को इधर ही बुला लेता हूँ, इससे जो भी पूछगछ करना है यहाँ बैठक ही में कर लें। मेरा ख्याल है कि घर का मामला घर ही में निमट जाए तो अच्छा है। चौधरी साहब, आप या तो हालात की संगीनी को समझे नहीं हैं और या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे कोई डील वगैरह हो जाएगी। मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, मेरा नाम मलिक सफ्दर हयात है चौधरी साहब। मैं 1 साल से इस इलाके में थानेदारी कर रहा हूँ। आपको मेरे मिजाज, स्टाइल और उसूल पसंदी के बारे में तो अच्छी तरह मालूम ही होगा। जनाब आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। चौधरी कादिर बख्श लजाजत भरे लहजे में बोला, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ चौधरी साहब। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये घर का मामला है और घर ही में निमट जाएगा। एक इंसान की जिंदगी ज़ाया हुई है, इसे जहर देकर मारा गया है। यह कत्ल की एक संगीन और शफाक वारदात है। चौधरी कादिर बख्श हालात की नज़ाकत का बखूबी अंदाजा लगा चुका था। वो अपने बेटे के मजमूम करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ था। किसी जमाने में वो खुद भी इस मैदान का एक बड़ा खिलाड़ी रहा था। छीमो जिन हालात से गुजरकर मौत के मुंह में गई थी, चौधरी को इसका एहसास हो चुका था। ऐन मुमकिन था कि वो छीमो और नादिर के ताल्लुकात से भी वाकिफ हो, लेकिन इस वक्त चूंकि उसके बेटे की जिंदगी पर बन आई थी, इसलिए वो मुझे शीशे में उतार कर अपने बेटे को बचाने का आगाज कर रहा था और ख्वाहिशमंद था। उसने मुझसे कहा, मलिक साहब आप बादशाह हैं, जो चाहें कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बादशाह नहीं हूँ चौधरी साहब। मैंने दो टोक अंदाज में उस पर वाज़े करने की कोशिश की, मैं सिर्फ आवाम का खादिम हूँ। बादशाह वाकई बड़े बाइख्तियार होते हैं, इंसान की नस्लें ख़त्म कर दें। फिर मैंने थोड़ी देर तवक्कुफ किया और कहा, चौधरी साहब चुटकी बजाते में मैं स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह नहीं कर सकता। एक बात नोट कर लें आप, ये मामला घर में नहीं निपट सकेगा। चौधरी नादिर से जो भी पूछगछ करना होगी वो उधर थाने में ही होगी। छीमो दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकती। इसके मैंने फौरन उसकी बात काटी और तलखी भरे लहजे में कहा, अगर छीमो दोबारा जिंदा नहीं हो सकती तो आपका क्या मतलब है? इसके कातिल को आज़ाद छोड़ दिया जाए? वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बोला, अगर आप छीमो की मौत को एक हादसा करार देकर इस केस की फाइल बंद कर दें तो मैं हर जाने के तौर पर आपको मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। ये मुमकिन नहीं है चौधरी साहब। मैं ये कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। शायद आपको मालूम नहीं कि पोस्टमार्टम और लेबॉर्टरी टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट की 3 कापियाँ तैयार की जाती हैं। एक कापी अस्पताल के रिकॉर्ड में रहती है, दूसरी कापी पोस्टमार्टम शुदा लाश के साथ मुतालिका थाने में इंचार्ज को भेजी जाती है और तीसरी कापी एसपी इलाका या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वालों को रवाना कर दी जाती है। लिहाजा इस वाक़े को एक इत्तफाक़िया हादसा करार देने के बारे में तो आप सोचें भी नहीं। वो बहुत दूर की कौड़ी लाया। छीमो की मौत को खुदकुशी के खाने में फिट कर दें आप, अगर थोड़ा सा ताउन आप कर दें तो। वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि इसकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। चौधरी कादिर बख्श लाख एक माकूल इंसान सही, लेकिन
लेकिन उसके फर्जंदे नाखलफ ने जो कारनामा अंजाम दिया था वो इंतहाई नामाकूल और काबिल मजम्मत था। मेरी देखा देखी चौधरी कादिर बख्श भी उठकर खड़ा हो गया था। मैंने उसकी हवेली से निकलने से पहले उससे कहा, चौधरी साहब, मुझसे आप किस नौयत के ताउन की उम्मीद ना रखें। मेरे लहजे में ऐसी कतईयत थी कि इसे अंदाजा हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। लिहाजा वो मुझे घूरते हुए गंभीर लहजे में बोला, ठीक है मलिक साहब, मैं तो ये चाह रहा था कि आपसे दोस्ती हो जाए। आप मेरा दोस्ती वाला हाथ झटक कर जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है। अब मैं ऊपर ही बात करूंगा। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करते हैं ना? आपको शायद पता नहीं, मेरी रसाई आईजी साहब तक है। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को बचा ही लूंगा। यह आपकी भूल है चौधरी साहब, मैंने दरवाजे की सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी पहुंच पुलिस के आला अफसरान तक होगी, मगर शायद आप ये बात नहीं जानते कि मजलूम की आखिर रसाई उस कादर मुतलक तक होती है जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। क्या आपने अपनी मिसाल से भी कोई सबक नहीं सीखा? आपका माजी भी तो। मैं जुमला नामुकम्मल छोड़ने पर मजबूर हो गया। इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती चौधरी कादिर बख्श के आंसू निकल आए। फिर देखते ही देखते वो ज़ारो कतार रोने लगा। मैं हक्का बक्का इसकी बरसती आंखों को देखता चला गया। चौधरी कादिर बख्श माजी में जिन हालात से गुजरा था उसकी तफसील हाजी मुबारक अली मुझे सुना चुका था। वो अपनी तमाम तर खरमस्तियों से ताइब होकर एक अच्छा इंसान बन गया था, लेकिन चौधरी नादिर ने तारीख को दोहराकर उसे एक इम्तहान में डाल दिया था। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़े इम्तहानात सिर्फ दो हैं। नंबर 1 माल की मोहब्बत, नंबर 2 औलाद की मोहब्बत। इन दोनों मोहब्बतों के लिए वो जायज़ नाजायज़ की पहचान भी भूल जाता है। चौधरी कादिर बख्श को भी बेटे की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था, जो वो माजी के हर सबक को फरामोश करके नादिर को बचाने के लिए मुझसे सौदेबाजी पर उतर आया था। बहरहाल उसकी मौजूदा भीगी हुई कैफियत ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। इसकी गमनाक हालत इस बात का बेअन सबूत थी कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आंसू की भी एक ज़बान होती है, अपना एक बयान होता है, और मैं चौधरी कादिर बख्श के आंसुओं के ज़बान बयान को अच्छी तरह समझ गया था, लिहाजा इससे कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके बाद के तमाम मराहिल बगैर किसी रुकावट के तय हो गए। चौधरी कादिर बख्श ने पुलिस कार्रवाई में कोई रोड़ा नहीं अटकाया और ना ही दोबारा मेरी मिन्नत समाजत की कोशिश की। इसकी मामला फहमी, फितरत शनासी और माकूल रवि ने मेरा काम आसान कर दिया। चौधरी कादिर बख्श की अफसरदा दिली को देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा था, लेकिन इसी अफसरदगी के बीचम बीच उसके चेहरे पर एक सुकून और एक इत्मीनान भी ठहरा हुआ दिखाई देता था, जो कि जाहिर करता था कि कादिर बख्श ने कुदरत के फैसले के सामने गर्दन झुका दी थी।